एंड वेलकम बैक टू क्लास 1। सो दिस इज़ आवर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 5। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था? यस, रिकॉल कर पा रहे हो? सेल सिग्नलिंग पाथवेज है ना, डिफरेंट सेल सिग्नलिंग पाथवेज देखे थे हमने, जिसमें क्या क्या देखा था? ऑटोक्राइन, पैराक्राइन है ना, एंडोक्राइन सिस्टम भी देखे थे, करेक्ट। सेकंड हम लोगों ने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। ग्लाइकोलाइसिस देखा था, उसके बाद हमने क्या देखा था? यस, TCA साइकिल या क्रैब साइकिल देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कनेक्ट किया था कैसे? अपना ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, करेक्ट, जिसमें हमने ATP के फॉर्मेशंस को देखे थे। यस और नो? नाउ मूविंग फॉरवर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस lipid metabolism and amino acid metabolism, क्लियर। जिसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल आपके सिलेबस में है, तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारी बॉडी में ये सारे मैकेनिज्म्स चल रहे हैं, राइट। और इसके बाद हम देखने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, यस, है ना। और इसके अलावा भी आपका एक ये वाला है सेल साइकिल, डिफ्रेंशिएशन एंड माइग्रेशन, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट C में कवर करने वाले हैं, क्लियर। क्योंकि मैं इसको पार्ट में क्यों पढ़ा रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत लेंदी है ना, ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ही बहुत बड़ा है ना। बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इतना छोटा छोटा पढ़ के और बस आगे बढ़ जाएंगे, हम पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो इसे मैं पार्ट C में कवर करूँगी, जिसमें हम पूरा सेल क्या है ना, सेल कैसे डिवाइड हो रही है, कौन कौन से मैकेनिज्म से एक पर्टिकुलर सेल जो है डिवाइड होती है। फिर इसमें हम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेसिस पे भी हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगी, है ना, यूकेरियोटिक के क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं, वो किस पे कैसे डिवाइड होती हैं, करेक्ट। फिर डिफ्रेंसिएशंस क्या होता है ना, सेल साइकिल भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें चेक पॉइंट्स भी होते हैं। लेट्स सी आगे हम क्या क्या पढ़ेंगे, और ये MCQ बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना, है ना। फिर डिफ्रेंसिएशन और माइग्रेशन, अगेन ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बट यस इसमें आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, क्लियर। नाउ लिपिड की अगर हम बात करें, है ना, आज हम लिपिड मेटाबॉलिज्म देखने वाले हैं, तो लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड्स क्या होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट, जो कि एक अल्टरनेट सोर्स होता है हमारी एनर्जी के लिए, है ना। प्राइमरी सोर्स हमारा क्या होता है? यस, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है हमारा? कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज, करेक्ट, या सुनो। और सेकेंडरी के बेसिस पे आ जाते हैं फैट्स, जब बहुत स्टारवेशन कंडीशन हो जाती है। स्टारवेशन कंडीशंस मींस कि जैसे आपको बहुत टाइम तक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है, जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ना, हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके वो काय में कन्वर्ट कर रहे होते हैं? ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसे ही हम लिपिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, क्लियर। यही सारी चीज़ें होती हैं जिसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना बीटा ऑक्सीडेशन। अगर आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म लिखने के लिए बोला जाए, है ना, तो उसमें आप क्या किस बारे में लिखोगे? बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में, ठीक है। सपोज आपके पास कोई फैटी एसिड चेन है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल पामिटोइक एसिड, सपोज पामिटोइक एसिड है ना, पामिटोइक एसिड, क्लियर, जिसमें जो कार्बन नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं? 16, एंड देयर इज नो डबल बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज 16:0, ठीक है, जहाँ पे अपना कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, एब्सेंट होता है, क्लियर। अब मैं इसी को क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये एक ऐसा है जो सिंपल चेन है जिसका, है ना, इसके बारे में हम तो आपको जब हम इसको ब्रेक डाउन करके बताएंगे, है ना, जब उसके चेन वाइज मैं ब्रेक डाउन करूँगी तब आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ऐसे ही हो जाता है अपना स्टीयरिक एसिड, ठीक है, जो कि जिसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाते हैं? 18 कार्बन हो जाते हैं, इसमें भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक। चलिए, अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, है ना, पामिटोइक एसिड को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो दिस इज COOH आ जाता है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और इसको मैं लिख देती हूँ CH2 10, एंड हेयर इट इज़ CH3, है ना, काउंट कर लेते हैं। अच्छा, नंबरिंग आपको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो भी हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है उसके बेसिस पे हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। फंक्शनल जो ग्रुप होता है उसको क्या दिया जाता है? यस, प्राइमरीली उसी को कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज हियर इट इज़ 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने हो गए? 10, 5 एंड 10 कितने हो गए? 15, एंड हियर इट इज़ 16, क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको? नाउ अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन यही हो जाता है, जो इसको हमने प्राइमरी कंसीडर किया है वही हमारा अल्फ़ा कार्बन है, करेक्ट। हियर इट इज़ बीटा, गामा एंड डेल्टा, है ना। अच्छा सॉरी, इसको छोड़ के फंक्शनल ग्रुप वाले को छोड़ के जो हो जाते हैं हमारे, है ना। सो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? ये अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड हियर इट इज़ डेल्टा, क्लियर। अब जो हमारा बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो जो क्या होगा? स्प्लिट होगा, तो वो जो स्प्लिटिंग होगा या जो क्लिवेज होगा वो कौन से कार्बन से होगा? अल्फ़ा और बीटा के बीच वाले से होगा, करेक्ट। अल्फ़ा और बीटा के बीच वाले से ये वाला बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है? नाउ तो आपका बनने वाला जो मॉलिक्यूल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला निकले जाएगा,
क्लियर, इसको और अच्छे से हम आगे फर्दर समझेंगे, ठीक है। नाउ ये क्या है, एक अल्टरनेटिव फ्यूल है, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन वही जिसमें मैं अभी बता रही हूँ, जिसमें हमारा कन्वर्ट हो जाता है ये एसिटाइल को एंजाइम है, ये जो मॉलिक्यूल निकलेगा यही हमारा एसिटाइल को एंजाइम होने वाला है, ठीक है। जो कि अगेन काय में चला जाता है, टीसीए साइकिल में जाके, या कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन के लिए, या यूरिया साइकिल में जाकर ये फिर फर्दर मूव होता है, क्लियर। सॉरी, यूरिया साइकिल में नहीं जाता है, टीसीए साइकिल में जाके, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, टीसीए साइकिल में जाके अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करेगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी, करेक्ट। एटीपी का जनरेशन होता है, एनएडीपीएच भी होते हैं फॉर्म, है ना। याद है उसमें से कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नाउ कीटोन बॉडीज लाइक एसीटोन, एसीटो एसीटेट 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, है ना, फ्यूल फॉर ब्रेन इन स्टार्वेशन, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नाउ अब मैं इसकी बात करूँ आपको, यस, सो इसकी अगर हम बात करें, बीटा ऑक्सीडेशन जो है बच्चों, वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, 4 स्टेप्स में, है ना। 4 स्टेप में कौन कौन से स्टेप्स हो जाते हैं। फर्स्ट जो है, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, कीवर्ड्स आप याद कर सकते हो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, कि जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें कीवर्ड्स का प्रॉपर ध्यान रखो, राइट। और येस, अगेन मैं बोलूँगी कि यहाँ पे आपको डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत वेल्ड मैनर में ही आपको डायग्राम्स बनाने हैं, नो, ये डायग्राम्स आर सफिशिएंट फॉर योर आंसर राइटिंग, क्लियर। नाउ अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक तो अपना हो जाता है साइट, है ना, साइट हो जाता है कि किस साइट पे ये चल रहा है, क्लियर। सेकंड हमारा हो जाता है कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है ना। रेगुलेशन के बेसिस पे भी आपके एमसीक्यूज बच्चों फॉर्म होते हैं, क्लियर। देन एनर्जेटिक्स फॉर व्हाट, एनर्जेटिक्स की उसमें से कितने, अगर आपका कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ एटीपी इसमें जनरेट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एनर्जेटिक्स ऑफ दैट प्रोसेस, क्लियर। एंड डिसऑर्डर, रिलेटेड डिसऑर्डर भी पूछे जा सकते हैं, आपका सिलेबस में इतनी सारी चीज़ें नहीं है, ऑल्दो कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हो, है ना, कि डिसऑर्डर्स भी आप इससे रिलेटेड कर सकते हो, क्लियर। नाउ स्टेप्स में क्या किया जाता है, फर्स्ट देखो साइट कहाँ पे हो रही है ये मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, क्लियर। नाउ सेकंड हम बात करें स्टेप्स की, तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हो जाते हैं, कौन कौन से। पहला तो होता है कि एक्टिवेशन, है ना, एक्टिवेशन, देखो ये स्टेप्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना। स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स हो जाते हैं, एक्टिवेशन किस चीज़ का, फैटी एसिड्स का, है ना, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़ें। नाउ सेकेंड हो जाता है, ये देखो मैं आपको ये पॉइंट वाइज पॉइंट क्यों बता रही हूँ, सो दैट आपको कम वर्ड्स में आप प्रॉपर अपना आंसर बहुत डीप बेसिस पे आप क्या कर लो, यस, उसको एक्सप्रेस कर पाओ, आप अपने आंसर राइटिंग में उसको प्रॉपर राइट कर पाओ, क्लियर। नाउ सेकंड आपका हो जाता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये ट्रांसपोर्ट जो मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है बच्चों, इसमें आता है कार्निटिन, ठीक है, कार्निटिन, जो कि हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन के एक साइड से मतलब आउटर साइड से इनर साइड में ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है, सेमी परमिएबल होता है, वो सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं जाने दे सकती है ना, सिलेक्टिवली ही वो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने देती है, नो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एक ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है, और वो ट्रांसपोर्टर का काम आपका कौन करता है, कार्निटिन करता है, क्लियर। इसी को हम शटल पाथवे भी बोलते हैं, क्लियर। नाउ थर्ड स्टेप इसमें आ जाता है अपना बीटा ऑक्सीडेशन, अगेन बीटा ऑक्सीडेशन के भी स्टेप्स हैं, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन, क्लियर, जिसमें अपना जो है ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड क्लीवेज। अच्छा, बीटा ऑक्सीडेशन में भी पार्ट्स हैं बच्चों, कौन कौन से। फर्स्ट स्टेप आ जाता है इसमें ऑक्सीडेशन, क्लियर। सेकंड होता है अपना यस ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ठीक है, सेकंड इसमें हो जाता है अपना हाइड्रेशन। द थर्ड वन इज अगेन ऑक्सीडेशन, है ना, एंड द फोर्थ वन इज क्लीवेज, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें, मैं आपको अगर इसको प्रॉपर स्टेप में बताऊं, है ना, बीटा ऑक्सीडेशन जो अभी मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंशियल रिमूवल हो रहा है ना, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे अगेन जैसे यहाँ पे अपना हो गया 1, ये कार्बन 16 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक, यहाँ पे आपका 16 हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यस, यहाँ पे 16 के बाद भी अपना COOH वाला आ जाएगा, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्लियर। अच्छा, अब फर्स्ट जो स्टेप होगा उसमें रिमूवल ऑफ 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन क्या हो रहे हैं, रिमूव होते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिमूवल, सीक्वेंशियल रिमूवल, ठीक है, ऑफ यस 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स या 2 कार्बन, ठीक है, जैसे ही हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एसिटाइल को ए एंजाइम,
एसिटाइल कोएंजाइम। क्लियर? नाउ अब ये हो गया अपना फर्स्ट क्लीवेज या फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अगेन इसमें भी आपके 2 कार्बन्स रिलीज होंगे, है ना, इसमें भी होंगे। अब ऐसे काउंट कर लो कितने होने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर? यस और नो? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो प्रॉपर 16 है ना। अब फर्स्ट एलिमिनेशन से हो, देखो जैसे ये 16 कार्बन है आपका, है ना, 2 कार्बन क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। क्लियर? यहाँ कितने बचे, 14। अगेन 14 से यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, कितने बचेंगे, यस 12, है ना। काउंट करते चलना मेरे साथ, यहाँ पे अगेन 2 रिमूव हो गए, कितना बचा, यस 2 रिमूव हो गए, यहाँ बचा 10, राइट। अगेन 8, यहाँ से भी 2 रिमूव हो जाएंगे, देन 6, देन 4, देन 2। क्लियर? यहाँ पे कितने कार्बन रिलीज हो रहा है, यस 2। सो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे कितने का हो रहा है, 7, ठीक है, जिसमें आपके 2 कार्बन क्या हो रहा है, रिलीज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर 16 कार्बन देयर इज 7 साइकिल्स फॉर रिमूवल ऑफ यस कार्बन्स। क्लियर? और 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म्ड, है ना। कैसे बनेंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम क्या होंगे, फॉर्म होंगे। क्लियर? कितने साइकिल्स में, यस कितने नंबर ऑफ साइकिल में, 7 नंबर ऑफ साइकिल में। यही हमारा बीटा ऑक्सीडेशन है। क्लियर? यस और नो? इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, ले लिया? नो। अब अगर हम बात करें तो ये जो पूरा चल रहा है बच्चों, ये ही फिर एंटर हो जाता है अपना कहाँ, टीसीए साइकिल में फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? नाउ अब जो क्रेब्स बीटा ऑक्सीडेशन है ना, कहाँ हो रहा है ये, यस लिवर के टिश्यूज़ में। बीटा ऑक्सीडेशन का जो साइट है, देखो कमेंट में देखते हैं किस किसने बताया या नहीं, है ना। कहाँ पे हो रहा है ये, लिवर में, ठीक है। और एडिपोज टिश्यूज़ हो गए जहाँ पे हमारे फैट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं, है ना, मसल्स हो गए। क्लियर? नाउ प्रॉपर जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे होगा, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यस और नो? शटल पाथवे मैंने बताया था, कार्निटिन का रोल आ रहा था, जो कैसा काम कर रहा था, अपना ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा था। वो आउटर मेम्ब्रेन से मॉलिक्यूल्स को उठा के इनर मेम्ब्रेन्स की तरफ भेज रहा था। पहले ईटीसी कहाँ चल रहा था, अपना माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो रन हो रहा था ना, है ना। क्यों, एटीपी फॉर्मेशन के लिए, तो उसको भाई ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। यस नो? सो एक्टिवेशन में क्या हो रहा है, फैटी एसिड्स एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना। वो प्रोसेस कहाँ चल रहा है, जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है भाई, साइटोसोल में हो रहा है। कहानी समझ आ रही है या नहीं, है ना, वो साइटोसोल में हो रहा है। और ट्रांसपोर्टेशन जो हमने देखे थे कि ट्रांसपोर्टेशन इनटू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन थ्रू द कार्निटिन शटल पाथवे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, कार्निटिन के थ्रू हो रहा है, जो कि ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। और क्या काम कर रहा है, आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। किसको, यस जो फैटी मॉलिक्यूल्स या फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स जो हम एक्टिवेट किए हैं उनको आउटर से इनर मेम्ब्रेन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यस कौन कर रहे हैं, कार्निटिन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना। अब प्रॉपर बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो अगेन 4 स्टेप्स में हो रहा है, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, क्लीवेज। अच्छा, ऑक्सीडेशन जो हमने फर्स्ट ऑक्सीडेशन देखा है उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यस ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, ठीक है, असाइल कोएंजाइम। क्लियर? या एसिटाइल कोएंजाइम जो और डिहाइड्रोजिनेज, क्लियर। ये क्या काम कर रहा है, एफएडी जो है यहाँ पर, जो एफएडी है वो एक्ट कर रहा है, एफएडी एक्ट्स एज कोएंजाइम, है ना, एक्ट्स एज कोएंजाइम एंड कन्वर्ट टू FADH2 एंड कन्वर्ट टू FADH2। क्लियर? FADH2 भी अपने ATP फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? नाउ हाइड्रेशन की हम बात करें तो हाइड्रोटेज जो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोटेज जो एंजाइम है ना, सेकेंड जो हमने देखा था हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है बच्चों, हाइड्रेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, अपना हाइड्रोटेज, है ना, हाइड्रोटेज एंजाइम, ठीक है, जिसके लिए वाटर रिक्वायर है। क्लियर? नाउ द थर्ड स्टेप अगेन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना, जो बीटा हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल है ना, वो असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज में एक्ट कर रहा है। और NAD जो है, NAD प्लस जो है यहाँ पे, NAD प्लस जो है वो एक्ट एज कोएंजाइम एंड कन्वर्ट इट इनटू NADH। क्लियर? अगेन NADH भी क्या है, करेंसी है, ATP मॉलिक्यूल, इससे भी ATP फॉर्मेशन होता है। यस और नो? कितना ATP फॉर्म होता है ये आप मुझे बताओगे। क्लियर? नाउ द फोर्थ स्टेप इज क्लीवेज, ठीक है।
क्लीवेज जो कि किसकी प्रेजेंस में होता है यहाँ पे, थायोलेज की प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों, ठीक है। और यही जो है वो स्प्लिटिंग को कॉज कर रहा है। जो अभी हमने कार्बन की स्प्लिटिंग देखी थी वो कौन किसके थ्रू हो रही है, थायोलेज के थ्रू, ठीक है। वो जो क्लीवेज हो रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है। क्लियर इतनी चीज़? यस, हियर दिस इज ऑल अबाउट बीटा ऑक्सीडेशन। क्लियर? सो लिपिड मेटाबॉलिज्म में आपका बीटा ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? उसके डिफरेंट स्टेप्स देख लिए हैं, यस और नो? चीज़ समझ में आ रही है? आप सिर्फ इतना ही लिख दोगे और ये इसको इस प्रॉपर मैकेनिज्म को अगर आप किसके थ्रू बता दोगे, स्टेप्स लिख के आप प्रॉपर रे डायग्राम के थ्रू भी बता दोगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो है ना। और आगे के लेवल पे अगर आपको देखना है तो इसमें और कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाते हैं अपने, बाइल सॉल्ट हो जाता है ना। इमल्सिफिकेशन भी आपने सुना होगा। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो फैटी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े फैटी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। ये डाइजेशन के प्रोसेस में भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, राइट। इमल्सिफिकेशन में यही चीज़ें होती हैं। फिर पैंक्रियाटिक लाइपेसेस जो होते हैं वो भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम्स हैं वो सारे इस पर एक्ट करते हैं, है ना। फिर माइसेल का फॉर्म करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप अभी इतना ही करो, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बीटा ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। नाउ अब अगर हम बात करें किसकी, इसके एनर्जी की अगर हम बात करें, है ना, एनर्जेटिक्स जो हमने देखा था, एनर्जेटिक्स की अगर हम बात करें, है ना, तो उसको एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जो है एटीपी हैं उसको अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों, देखो टीसीए साइकिल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना, तो आपको पता है कितना एटीपी फॉर्म हो रहा है, राइट। जो हमारा एनएडीएच है इससे हमें 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी फॉर्म होते हैं, है ना। आपका जो एफएडीएच है इससे कितने होते हैं, 1.5 एटीपी। क्लियर? इसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट करते हैं, राइट। अच्छा, एसिटाइल को एंजाइम जो है जो फर्दर अपना टीसी साइकिल में एक्ट करेगा वो कितने जनरेट करता है, 10 एटीपी, है ना। 10 एटीपी एक मॉलिक्यूल से होता है, राइट। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि अपने कितने मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, 7 साइकिल में हमारे 7 साइकिल्स के थ्रू हमारे 8 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे, यस और नो? कहानी समझ आ रही है? हाँ, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे, 8 मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे थे। तो यहाँ पे 10 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे टोटल, 80 एटीपी, यस और नो? और ईच उसमें साइकिल में अपना NADPH जो है NADH जो है वो कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, 7, है ना। तो अब इसको लगा लो यहाँ पे 7 × 2.5, ठीक है, कितना हो जाएगा, यस 17.5 एटीपी। क्लियर? वहीं हम बात करें अपना FADH की, है ना। FADH भी 7 ही हो रहे हैं, है ना। और आप डीप देखोगे इसके साइकिल्स को डिफरेंट स्टेप्स में तो अपना 7 FADH आ रहा है ना। कैलकुलेट कर लो इसे, मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि एक FADH मॉलिक्यूल जो है वो 1.5 एटीपी मॉलिक्यूल देता है। क्लियर? तो इसका यहाँ कितना हो जाएगा, 10.5 एटीपी। क्लियर? टोटल अप्रॉक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 108 एटीपी आ जाएगा, है ना, इंक्लूडिंग दीज ऑल। क्लियर? यस और नो? अच्छा, अब ये तो आ गया अपना टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है इसके थ्रू। क्लियर? अब यहाँ पे अपना जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी है वो क्या हो जाता है बच्चों, यूटिलाइज हो जाता है, इसलिए हम उसे माइनस कर देंगे तो टोटल अप्रॉक्स अपना कितना जाएगा, 106 एटीपी। क्लियर? जो कि अलग अलग उसके लिए यूज़ हो जाता है। अच्छा, जो एक्टिवेशन जो हमने देखा था, है ना, किसका एक्टिवेशन, फैटी एसिड, है ना, जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो एक्टिवेशन देखा था, उनके एक्टिवेशन में अपना 2 एटीपी जो है ये लॉस हो जाता है इन एक्टिवेशन प्रोसेस। क्लियर? क्लियर ये चीज़? इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है आपके लिए, है ना, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो या यूजी वगैरह की तैयारी के लिए या आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप ऐसे कैलकुलेशंस भी पूछे जाते हैं कि जो नंबर ऑफ़ साइकिल्स हैं, है ना, वो कैसे कैलकुलेट करो। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ साइकिल्स ऑफ फैटी एसिड्स को कैलकुलेट करने का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है n/2 - 1, ठीक है। नंबर ऑफ़ साइकिल्स आ जाते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ़ साइकिल्स। क्लियर? अच्छा, n यहाँ पे क्या है, n = यस नंबर ऑफ़ कार्बन्स, ठीक है। n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन्स है। क्लियर? अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताओ आप कि कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स का हमने ब्रेक किया था। यस, पामिटोइक एसिड में कितने थे, 16 नंबर्स थे, है ना। चेक कर लेते हैं अपना सही आया कि नहीं भाई, सही पढ़ा है कि नहीं, है ना। कितने टोटल, 16 थे हमारे, 16 / 2 - 1 कितना हो गया अपना, 8 - 1 = 7। यही पढ़ा था हमने। स्प्लिटिंग जब हम देख रहे थे तो उसमें 7 साइकिल्स ही आ रहे थे, यस और नो, है ना। क्लियर है? अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो स्टीयरिक एसिड हमने देखा था जिसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्बन्स थे, 18, इसके लिए नंबर ऑफ़ साइकिल्स कितने होंगे, है ना। ये मुझे आप कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, नंबर ऑफ़ साइकिल फाइंड आउट करोगे। क्लियर? नाउ अगेन इज अपना अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म देखना है। अगेन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आइडिया ले सकते हैं अपन, है ना। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं बच्चों, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, राइट। जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे, प्रोटीन्स का प्राइमरी यूनिट्स है ना,
प्रोटीन्स जो है हमारे अमाइनो एसिड्स का यूनिट से ही मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेचर में यहाँ पे ऑलमोस्ट कितने 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, मोर देन दिस भी हैं, बट 20 अमाइनो एसिड्स हैं, जिसमें से हमें 2 टाइप्स के पढ़ने होते हैं, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अच्छा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स किसे बोलेंगे? जो आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, जो हमारे पास चीज़ होती है उसकी हमें केयर नहीं होती है ना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो हो जाएंगे जो हमारी बॉडी में फॉर्म नहीं हो रहे हैं, जो हमें बाहर से इनटेक करना होता है थ्रू आवर फूड या थ्रू आवर डाइट, क्लियर। और वहीं पे अगर हम बात करें नॉन एसेंशियल्स की, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है, क्लियर। नाउ यहाँ पे आपको क्या पढ़ना रहेगा, अमाइनो एसिड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको यूरिया साइकिल इंपॉर्टेंट है, यूरिया साइकिल, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों, डीएमिनेशन होता है ना, देखो कोर मेटाबॉलिक पाथवे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मेटाबॉलिक पाथवे में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, फर्स्ट आ जाता है अपना ट्रांस एमिनेशन, ठीक है, ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है, देखो नाम से ही है ट्रांस एमिनेशन, इट मीन्स कि ट्रांसफर ऑफ, यस, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, यस और नो, अमाइनो ग्रुप आपको पता है, यस, अमाइनो ग्रुप क्या होते हैं, एक अपना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, यहाँ पे अपना अमाइन ग्रुप होता है, यस और नो, यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप आ सकता है, क्लियर। और जो अपना आर है ना, ये अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, इसके बेसिस पे ही हमारे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स फॉर्म होते हैं, बट प्रॉपर स्केलेटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसका ये प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट होता है, क्लियर, किसी भी अमाइनो एसिड के लिए, यस और नो। नाउ अब यहाँ की अगर बात करें कोर मेटाबॉलिक की अगर हम बात करें, तो एक हो जाता है हमारा ट्रांस एमिनेशन, जिसमें ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप टू कीटो एसिड ग्रुप, ठीक है, किस पे हो जाता है, कीटो एसिड ग्रुप्स पे, ठीक है, फॉर फॉर्मिंग अ न्यू एसिड्स, क्लियर। नाउ क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूटामेट होता है ना, वो जनरली कैसा काम करता है, नाइट्रोजन एक्सेप्टर की तरह, ठीक है, ये नाइट्रोजन एक्सेप्टर की तरह काम करता है, ठीक। नाउ सेकंड अपना आ जाता है डीएमिनेशन, जिसमें एक तो हो जाता है अपना रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन, है ना, जिसमें रिलीजिंग ऑफ अमोनिया होता है बच्चों, ठीक है, अमोनिया NH3 का रिलीज हो जाता है, और यही जो है वो लिवर में कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिक अमोनिया इनटू यूरिया। देखो अमोनिया जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है, तो बॉडी के लिए सबका सब्स्टिट्यूशन है, तो लिवर क्या करता है, उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया को भेज देता है कहाँ पे, यूरिया साइकिल में, ठीक है, यूरिया साइकिल में भेज देता है, जहाँ पे वो क्या हो जाता है, फॉर फर्दर एक्सक्रीशन, ठीक है, यूरिया साइकिल में जाके वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी, क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। नाउ द थर्ड स्टेप इज कार्बन स्केलेटन। देखो कार्बन स्केलेटन में क्या होता है ना, कि आफ्टर डीएमिनेशन क्या होता है कि जो रिमेनिंग कार्बन स्केलेटन में जो कार्बन्स हैं, रिमेनिंग कार्बन्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं, जैसे एटीपी जनरेशन के लिए, है ना, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडाइज्ड इन टीसीए साइकिल, तो एटीपी का जनरेट हो गया, है ना। फिर प्रोड्यूस ग्लूकोज, भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस, नया फॉर्म होना, क्या ग्लूको मीन्स कि फर्दर नया ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस आ जाएगा, है ना, कीटोनियोजेनेसिस हो जाएगा फ्रॉम फैट और कीटोन्स बॉडीज, ठीक है। कीटोजेनेसिस में क्या होता है कि कीटोनिक अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो जाता है ना, फ्रॉम फैट और कीटोन्स बॉडीज, ठीक है, वो किस प्रोसेस में होता है, अपना कीटोजेनेसिस में हो जाता है, ये प्रोसेस समझ में आए। नाउ आगे हम बात करें इनका फर्दर बच्चों फंक्शंस की अगर हम बात करें ना, तो ये सारी चीज़ें देखो, यूरिया साइकिल हो गया अपना, है ना, जो कि अपनी बॉडी का जो है टॉक्सिक फ्री हो जाएगी, क्लियर। फिर जो अपने कार्बन स्केलेटन्स, जो कार्बन्स बचे हुए हैं, वो फर्दर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन में चले जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या बन सकते हैं इसमें, है ना, क्या क्या बन सकते हैं, तो जैसे कोई भी प्रोटीन आपने लिया, कोई भी प्रोटीन जैसे लिया, है ना, डाइट में प्रोटीन लिया, अमाइनो एसिड्स, ट्रांसएमिनेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना कीटोन बॉडीज़ में चला गया, है ना, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स में चला गया, फिर टिश्यूज़ प्रोटीन्स फॉर्मेशन में चला गया, है ना, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में चला गया, क्लियर। फिर डीएमिनेशन, ये सारा हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। फिर ये एटीपी फॉर्मेशन के लिए सिट्रिक एसिड साइकिल में जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और बात करें कि जो फॉर्म हो रहे हैं, है ना, इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो और क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक, जिसमें अपने क्या क्या आ जाएंगे, डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन, हार्मोन्स फॉर्म हो जाएंगे, क्लियर, डिफरेंट हार्मोन्स। और की अगर हम बात करें तो इसमें भी अपने जैसे आ जाएंगे एड्रेनालिन हो गया, है ना। फिर न्यूक्लियोटाइड्स, क्लियर, न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्मेशन के लिए भी हमें प्रोटीन्स की, अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, क्लियर। न्यूक्लियोटाइड का अगर आपने बेस पढ़े हो तो उसमें आपको पता होगा कि अमाइनो एसिड्स का कैसे रोल प्ले होता है, ठीक है। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस, है ना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, इसमें जनरली क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है, सोलर एनर्जी जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाती है,
केमिकल एनर्जी में, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ठीक। और सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, इसका क्या मतलब हुआ कि फोटो या सोलर की एनर्जी का यूज़ करके कुछ सिंथेसाइज करना। और यहाँ पे क्या सिंथेसाइज होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं। कौन करता है, प्लांट्स करता है ना। इतनी चीज़ समझ में आ रही है। चलिए अब इसमें आपको क्या क्या देखना है, एक मैं आपको रोड मैप अगर दूँ तो आप जो अपना लाइट रिएक्शंस होंगे, लाइट रिएक्शन में हमें फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एक बात और हो जाती है यहाँ पे, डार्क रिएक्शंस। अच्छा, नाम पे नहीं, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो वो डार्क में ही होगी, है ना। वो हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन में एक्जैक्टली क्या क्या होगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन में आप देखोगे C4 और C3 का कॉन्सेप्ट। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये देखो, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आगे, है ना। कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, लाइट और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में कैसे हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन इवॉल्व करा लेता है ना। ये अपना ग्लूकोज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। इसमें एक चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो पिगमेंट्स है ना, कि कितने सारे पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, कितने टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज़, ठीक है। सो पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो सब पिगमेंट्स का जो बॉस हो जाता है ना, वो आप मुझे बताओगे क्या है, ठीक है। जब हम ये सारी चीज़ें समझ लेंगे उसके बाद आप मुझे बताओगे। सो क्लोरोफिल ए आपने सुना ही होगा क्लोरोफिल के बारे में, है ना। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जो मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होता है, यस, हमारे प्लांट सेल्स में, है ना। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, इसी का टाइप है। फिर और पिगमेंट्स कौन से हो जाते हैं अपने, ज़ैंथोफिल, सुना होगा आपने, ज़ैंथोफिल हो जाता है ना, जो कि जनरली येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये भी समहाउ येलो कलर, येलो ग्रीन, है ना, येलो ग्रीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हियर इट इज़ ग्रीन एंड ब्लू के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल ए, है ना। इसके अलावा और कौन से हो जाते हैं अपने, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जनरली कैरेट्स में प्रेजेंट होता है, यह येलो ऑरेंज कलर देता है ना। सेम प्लांट में आपने डिफरेंट कलर्स भी तो देखे होंगे। सपोज दिस इज़ आवर लीफ, ठीक है, ये हमारा कोई लीफ है ना। समटाइम इसमें जैसे ग्रीन पार्ट तो होता ही होता है, जैसे, है ना। कुछ सेम लीफ में भी इवन समटाइम क्या होता है, डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो वो डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण प्रेजेंट होता है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं बच्चों, डिफरेंट पिगमेंट्स के कारण, ठीक, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर है आप लोगों को ना। अब हम अगर बात करें कि कैसे काम करते हैं, तो आपने लाइट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें हम देखते हैं जो हमारे विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसमें हम कौन कौन से कलर्स देखते हैं, स्पेक्ट्रम, इसमें हम कौन कौन से कलर्स देखते हैं बच्चों, विबग्योर, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस जनरली कौन कौन से वेवलेंथ्स में, कौन कौन से कलर्स में होती है अपना, यस, ब्लू एंड रेड कलर में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। अब अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम्स की, तो एब्जॉर्प्शन, ये फर्स्ट जो है आपका, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, जहाँ पे वर्टिकल जो आपका एक्सिस है, जो वाई एक्सिस, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, हियर इट इज़ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो है आपका, वो एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है काय का, लाइट का, टू डिफरेंट पिगमेंट्स, है ना। येलो वाला आप देख पा रहे हो कैरोटीनॉइड है ना। ब्लू वाला जो है वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ये बी है, ठीक। क्लोरोफिल बी जो सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है, देन उसके बाद आ रहा है अपना क्लोरोफिल ए, एंड हेयर इट इज़ कैरोटीनॉइड जो सबसे कम शो कर रहा है ना। सबसे ज़्यादा इनका किस लाइट पे हो रहा है, जनरली यहाँ पे जो होता है वो ब्लू लाइट पे हो रहा है, और हेयर इट इज़ इन एंड रेड लाइट। क्लियर इतनी चीज़ें ना। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्राफ जो है वो स्पेक्ट्रम ग्राफ है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ज़्यादा फोटोसिंथेसिस देखने मिल रही है। फिर इस रीजन में, है ना, ये वाला जो रीजन है, ग्रीन येलो वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बहुत कम दिख रही है। अगेन जो रेड लाइट वाला रीजन हो जाता है, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। क्लियर। अब इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें, लाइट स्पेक्ट्रम को और लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जैसे हम बोलेंगे, तो अपना जो क्लोरोफिल ए, ब्लू वाला क्या था अपना क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए का जब आप देखोगे तो क्लोरोफिल ए का जो इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है ना, उतनी ही ज़्यादा उसकी फोटोसिंथेसिस है। क्लियर। तो सबका बॉस यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भाई, क्लोरोफिल ए। क्लियर। बॉस पिगमेंट कौन सा हो जाएगा अपना, क्लोरोफिल ए। ये चीज़ क्लियर हुई ना। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, देखो एक चीज़ और जानना कि जितनी ज़्यादा बड़ी लीफ होगी ना, उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितनी छोटी लीफ होगी, जितना कम सरफेस मिलेगा, उतनी कम फोटोसिंथेसिस होगी। कैसे, इसे भी हम एक एग्जांपल से देखेंगे। सपोज़ कोई जार है ना, उसमें लीफ का हाफ पोर्शन आपने लाइट के एक्सपोजर में दे दिया है, और कुछ जो है वो शेड एरिया में दे दिया है। अच्छा, जहाँ लाइट पड़ेगी वहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो होगा। अब आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो आइडेंटिफाई आप करोगे स्टार्च की प्रेजेंस से, है ना। वही कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है उसे वो स्टार्च की स्टार्च टेस्ट लगा लोगे आप, है ना। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है वहाँ पे
पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा स्टार्च के लिए। और जहाँ पे देखो डार्क एरिया में तो लाइट अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी, तो वहाँ पे आपको स्टार्च कैसा मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। वैसे ही हम बात करें सरफेस एरिया की, है ना, बड़ा और छोटा हम किस बेसिस पे देख रहे हैं बच्चों, सरफेस एरिया के बेसिस पे, है ना। सपोज हमने 2 प्लांट्स ले लिया, है ना, एक ऐसा प्लांट जिसकी सपोज ये हमने 2 प्लांट ले लिया, एक प्लांट बहुत घना है, बहुत सारे लीव्स हैं उस पर, एक प्लांट कम घना है ना, कम लीव्स हैं उस पर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम कि यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हुआ है वो ज़्यादा हुआ है एज़ कंपेरिजन टू दिस। क्लियर, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लीफ कॉन्सेंट्रेशन, राइट। जितना ज़्यादा लीफ होगा या जितनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। क्यों ज़्यादा होगा भाई, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल रहा है ना, जितनी ज़्यादा लीफ है उसको एरिया ज़्यादा मिल रहा है, उसका एरिया ज़्यादा बड़ा, तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्व कर पाएगा, जितनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्व करेगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, है ना। और जितना कम एरिया है उसमें कम लाइट पड़ेगी, कम उसका एब्जॉर्प्शन होगा, कम फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने बाकी के जो पिगमेंट्स देखे थे उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्लियर, वाई एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्योंकि वो हेल्प करते हैं अपना किसका, क्लोरोफिल ए को या रिएक्शन सेंटर को फॉर फर्दर फोटोसिंथेसिस। क्लियर, कैसे हेल्प करते हैं ये और हम आगे देखेंगे। क्लियर, इतनी कहानी क्लियर है ना। चलिए अब आगे हमें क्या क्या देखना है इसमें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं या जो अदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल को, कैसे रिएक्शन सेंटर के पिगमेंट को हेल्प करते हैं फॉर कैप्चरिंग ऑफ लाइट, है ना, और उसको कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ज़्यादा एनर्जी की लाइट ले ली है तो उसे कैसे रिड्यूस करके उस तक पहुँचाएंगे सो दैट वहाँ ज़्यादा हार्म ना हो रिएक्शन सेंटर पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम और डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। इसमें और हमें क्या देखना है, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 एज वी डिस्कस्ड। क्लियर, और इसमें डार्क और लाइट रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। और जो अपना सेल डिवीजन वाली चीज़ है, सेल साइकिल वाली चीज़ है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। क्लियर, हमें और क्या देखना है बच्चों कि कैसे लाइट अफेक्ट कर रही होती है किसको, फोटोसिंथेसिस के रेट को, है ना। सपोज CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस पे कैसे इफेक्ट होगा। टेम्परेचर अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे फोटोसिंथेसिस, सपोज दिस इज फोटोसिंथेसिस, हियर इट इज़ टेम्परेचर, नहीं हियर टेम्परेचर और यहाँ फोटोसिंथेसिस का रेट, है ना। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगी, बट एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे। अगर बहुत एक्सट्रीम दे दिया तो फिर वहाँ पे उतना नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, जैसे आपने सुना भी होगा ना डेली लाइफ में कि भाई 11-12 बजे तक, 1-8 बजे तक जो लाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल होती है ना। क्योंकि हाई पीक टाइम होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। वैसे ही CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक एसेंशियल कंपाउंड है फॉर फोटोसिंथेसिस, ये जो रिएक्टेंट है ना, ये एज अ रिएक्टेंट काम करेगा, ये सुनो, है ना। ये जो रिएक्टेंट है वहाँ पे अगर ये भी इसका सप्लाई होता रहेगा प्रॉपर अमाउंट में तब ही फोटोसिंथेसिस चलेगा। क्लियर, वहीं अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर, देखो वाटर एज सच कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बट येस बीइंग अ रिएक्टेंट ये भी इस फोटोसिंथेसिस रेट को कंट्रोल करता है थ्रू इनडायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, इनडायरेक्टली। क्लियर भाई, ज़्यादा अगर किसी कोई ऐसी जगह जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, वहाँ पे क्या प्लांट प्रॉपर ग्रो कर रहा था वो तो फिर क्या डेड होने लग जाएगा ना, है ना। स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी, उस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन आ जाएगी, है ना, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, देन अगेन फोटोसिंथेसिस की रेट पे अफेक्ट करेगा, या सुनो, राइट। वैसे ही अभी हमने देखा कि लीफ जितना ज़्यादा लीफ बड़ा होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। क्लियर, सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। सोलर एनर्जी कुछ बनाना है, क्या फोटोसिंथेसिस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कर सकता है? नो, ऑफकोर्स नॉट, है ना। अगर फोटोसिंथेसिस हम कर पा रहे होते तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खाना पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या हमें किसी भी प्लांट बेस्ड एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। हम डायरेक्टली सोलर से डायरेक्ट एनर्जी ले लेते हैं ना। सो ये हमारा क्लोरोफिल, स्पेशली इसमें जो यूनिट्स होती हैं हमें उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं बच्चों। यस, फर्स्ट वन इज़ क्लोरोफिल, है ना, जो कि मेजर रोल प्ले करता है किसके लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। उसके बाद आपको चाहिए ऑफकोर्स सोलर एनर्जी, है ना। देन CO2, राइट। देखो CO2 ये प्लांट्स यूज़ करते हैं, दैट्स वाई जो एनवायरमेंटल बैलेंस बना हुआ है वो इसी कारण से बना हुआ है ना। देन वाटर। क्लियर, ये सारी चीज़ें मिलके ही फोटोसिंथेसिस करा के क्या बनाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, ना जो प्लांट्स होते हैं, है ना, प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना पा रहे हैं ऐसे इनको क्या बोलते हैं अपन, ऑटोट्रॉफ्स। क्या ह्यूमन्स ऑटोट्रॉफ्स हैं? तो नहीं है ना। हम क्या कहलाते हैं वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर, फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें सो दिस इज 6 CO2 प्लस
12H2O that gives in the presence of sunlight and chlorophyll. It gives C6H12O6, है ना, यही क्या है अपना ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है, क्लियर, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल, क्लियर, या सुनो, बात क्लियर हो रही है ना। चलिए अब अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस, ये हो गया अपना फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन बच्चों, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, जब भी आप आंसर राइटिंग करो आपको ये लिखना ज़रूरी है, क्लियर, 6H2O, ठीक। नाउ अब हम अगर बात करें कि जो फोटोसिंथेसिस है क्या सिर्फ प्लांट्स ही कर पाते हैं, तो आपको ऑफकोर्स प्लांट्स तो करते ही हैं, साथ में इसका कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, एक्सेप्शंस भी हैं इसके। क्या क्या एक्सेप्शंस? साइनोबैक्टीरिया आपने सुना होगा, साइनोबैक्टीरिया, है ना, जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, है ना, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लू ग्रीन अलगी, क्लियर। ये भी क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या हो जाता है, पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और एक और क्या हो जाते हैं अपने ग्रीन बैक्टीरिया, क्लियर, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ सो अब अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये एलिमेंट्स या ये चीज़ें हमें चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, ये कैसे प्रूफ हुआ, किस बेसिस पे हम ये कह पा रहे हैं, है ना। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने यहाँ पे आके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिनके बारे में हम कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट अगर हम बात करें अपना CO2 के, कि CO2 क्यों रिक्वायर है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट का CO2 का अगर हम देखें तो कोई भी एक जैसे एक्सपेरिमेंट के लिए बेल जार ले लो, है ना, बेल जार क्यों बोल रहे हैं भाई, कि बेल लाइक हो रहा है ना, बेल लाइक स्ट्रक्चर था इस जार का, इसलिए से बेल जार कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया कि कैंडल को जला के रख दिया। अब आपको पता है कि कैंडल को जलाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, यस, किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक टाइम तक तो ये जलती रहेगी जब तक वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये फ्लेम जो है इसका, ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना, कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। इससे क्या पता चला कि यहाँ पे O2 चाहिए हमें, क्या सुनो, सेकेंड, हाँ इसे O2 कर लो, ठीक। सेकेंड हो गया हमारा CO2, ठीक है। तो अगेन बेलजार ले लो यार, है ना, एक प्लांट रखा। अब आपको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, CO2 का रिक्वायरमेंट है, या सुनो, CO2 चाहिए, है। अब ये प्लांट रख दिया आपने, बढ़िया ट्रांसपेरेंट सा बेलजार रख दिया, सारे इसको सब कुछ दे दिया इस प्लांट को, ठीक है। यहीं पे आपने और क्या रख दिया बच्चों, KOH। अब KOH आपने पढ़ा होगा कि क्या करता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कर लेता है ना, क्या करता है ये, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कर लेगा, CO2 का एब्जॉर्प्शन कर लेता है ये। अब तो क्या अंदर इसके CO2 रहेगा, नहीं रहेगा, CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगी, एब्सेंस हो जाएगी। तो क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लियर। अब यहाँ कोई पेड़ है ही नहीं, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस वैसे भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो अगेन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, है ना, ये भी चीज़ क्लियर हुई। अब एक साइंटिस्ट प्रिस्टले भाई साहब आए हैं, है ना, प्रिस्टले, ठीक, कौन आ गए यहाँ पे, प्रिस्टले जी की एंट्री हो जाती है, जिन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, है ना। अगेन इन्होंने क्या किया भाई, बेलजार ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे जब इन्होंने कैंडल और कोई माउस को साथ में रखा, तो उन्होंने देखा कि दोनों, ये भी एक टाइम के बाद क्या हो रही है, बुझ जा रही है, और एक टाइम के बाद जो माउस है वो भी क्या होने लगा है भाई, बेहोश सा होने लगा है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर उन्होंने क्या किया, इस बेलजार में एक प्लांट और रख दिया, चलता फिरता बढ़िया सा, चलता फिरता मतलब मस्त हेल्दी प्लांट रख दिया, जो बढ़िया से फोटोसिंथेसिस कर रहा था, खाना बना रहा था, ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा था। यहीं पे उन्होंने माउस भी रख दिया, कैंडल भी जला के रख दिया। अब उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सा बना हुआ, इक्विलिब्रियम इन द सेंस कि माउस भी क्या है, हेल्दी है, मस्त, है ना, कूदाफादी कर रहा है, और ये भी बढ़िया से क्या है, जल रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ये सुनो। और कैंडल को जलने के लिए भी क्या ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन ही तो रिलीज़ करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि येस, O2 क्या है, रिक्वायर है, क्लियर, है ना। अब इसके बाद और भी चीज़ें आगे आगे बढ़ती गई, तो और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए। किसी ने कहा भाई वाटर ही ज़रूरी क्यों होता है ना। अब अगर वाटर को रिप्लेस करके, जैसे CO2 दे दिया, वाटर को रिप्लेस करके हम कोई भी एक अदर कंपाउंड दे दें, सपोज H2S दे दिया अपन ने, ठीक है, तब हम रिएक्ट करा के देख रहे हैं कि यहाँ पे जो निकलने वाली गैस है वो सल्फ़र हो जाती है ना। या सुनो, यहाँ पे CH2O फॉर्म हो जाता है, प्लस वाटर निकल जाता है। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि येस, यहाँ पे ये जो एलिमेंट है या ये जो कंपाउंड है, ये ही रिएक्ट करके बाहर आ रहा है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन तो नहीं आ रही है ना यार,
है ना। तो उन्होंने बताया कि ये जो इवॉल्व होने वाली जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज़ हो रही है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, वाटर मॉलिक्यूल से ही आ रही है। क्लियर। इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो जाता है। बात समझ में आ रही है। देखो ये मैं आपका ना फाउंडेशन बना रही हूँ बच्चों। आपको आपके जो सिलेबस में है जनरली वो क्या है, आपको लाइट और डार्क रिएक्शंस है ना, लाइट रिएक्शंस है और डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन में भी आपको क्या पढ़ना है, डार्क रिएक्शन, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, C3 और C4, ठीक है। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स और उनके जो मैकेनिज्म हैं आपको वो पढ़ना है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन पढ़ना है। अभी हम जो फोटोसिंथेसिस का डिस्कशन कर रहे हैं वो लाइट रिएक्शन के बेसिस पे कर रहे हैं। लाइट रिएक्शन में भी आपको क्या पढ़ना है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, है ना। तो मैं जस्ट आपका फाउंडेशन बिल्डअप कर रही हूँ सो दैट आपको पता चले कि भाई फोटोसिंथेसिस अगर हो रही है, देखो डायरेक्ट अगर हम इन पे जंप करेंगे तो हो सकता है आपको हैवी फील हो, है ना। तो थोड़ा सा उसका फाउंडेशन आप बना लो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं और क्यों ये एलिमेंट्स रिक्वायर है, क्यों भाई हम भी तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे दिमाग में भी आता है ना यार आखिर यही क्यों चाहिए, क्लोरोफिल ही क्यों चाहिए, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर ही क्यों चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों को भी प्रूफ किया गया है। ऐसा नहीं है कि आपने सडन आके और बोल दिया कि ये चीज़ें चाहिए, नो। इसके लिए भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं जिसे प्रूफ किया गया है कि येस यही चीज़ें हैं। देखो दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, वो तो यूटिलाइज़ नहीं हो रही है ना सेम पर्पज से। सो इन चीज़ों को भी क्या किया गया है बच्चों, प्रूफ किया गया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, अब ये जानना भी ज़रूरी है कि फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है ना। तो ये वो आपकी बुक में नहीं है, बट येस आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। सो फोटोसिंथेसिस हमारा अभी हमने देखा कि कहाँ पे होती है, प्लांट्स में होती है ना। प्लांट्स के भी किस पार्ट में होती है, लीफ के पार्ट में होती है। या सुनो, बड़ा सा सुंदर सा लीफ बना लेते हैं यार, ज़्यादा सुंदर तो आता नहीं है, ठीक है। प्लांट्स के लीफ में होती है। अब लीफ में ही क्यों हो रही है, क्या किसी और पार्ट में होता है फोटोसिंथेसिस, सो नहीं होता है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, कहाँ पे, जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जीरोफिटिक प्लांट्स जो ड्रॉट कंडीशंस में होता है ना, जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन क्षेत्रों में जो पौधे पाए जाते हैं, जस्ट लाइक कैक्टस, है ना। उनका जो ये जो लीव्स होती हैं, लीव्स काय में कन्वर्ट हो जाती हैं उनके स्टेम में, है ना। जैसे आपने देखा होगा फ्लैशी से लीव्स बन जाते हैं, है ना। देन उस कंडीशन में क्या ये परफॉर्म करता है, क्या, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। और इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो ऐसा हो जाता है सो दैट जो पानी है ना, वाटर लॉस भी कम हो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में वाटर लॉस भी होता है ना। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस होती हैं, तो अगर एक्सट्रीम हॉट कंडीशन होंगी तो आप खुद बताओ पत्तियाँ जलेंगी नहीं, पत्तियों पे भी तो एडवर्स इफेक्ट होगा। अगर पत्तियों पे एडवर्स इफेक्ट हो रहा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में ये लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अडाप्टिव हो जाते हैं ना, अडाप्टेशंस हो जाते हैं उनमें, कैसे फ्लैशी से हो जाते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर सकें लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। और जो इवेपोरेशन हो रहा है ना, वो भी, ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है वो भी कम हो। ट्रांसपीरेशन मीन्स कि लीव से जो पानी का उड़ जाता है, पानी जो वाष्पीकृत हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं इन प्लांट्स केस। क्लियर। या सुनो, ये वाली कहानी समझ में आ रही है ना। अब हम बात करें कि प्लांट्स के लीफ पार्ट में जो है फोटोसिंथेसिस होती है। लीफ में भी कहाँ पे, लीफ में भी कहाँ, मीजोफिल सेल्स, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है, मीजोफिल सेल्स में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस का यूनिट होता है बच्चों। क्लियर। अच्छा, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो क्लोरोफिल अगेन डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनल है, प्लांट ऑर्गेनल है, ठीक है। कैसा है, डबल मैम्ब्रेनल, ठीक है। सो ये इसका हो जाता है आउटर मेम्ब्रेन एंड हियर इट इज इनर मेम्ब्रेन। क्लियर। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन हो जाता है ना। फिर इसमें अपना देखो कुछ ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना, है ना, लाइक दिस। आप लोग और देख लेना यार, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं है ये, है ना। चलिए, अब ये जो हो जाता है ये क्या है, अपने ग्रेना हो गया, है ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो साइटोसॉलिक साइट है, इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। और ग्रेना के ही जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं, इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पर ही देखो ग्रेना एक स्ट्रक्चर, एक ऐसे फ्लैटेड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। इसमें ही क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसके, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। ग्रेना के ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही क्लोरोफिल ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इसी पे कौन सी रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन,
लाइट रिएक्शंस ही थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स पे होती हैं। जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में कौन से रिएक्शंस होते हैं? डार्क रिएक्शन। देखो नाम पे मत जाना, है ना, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन है तो डार्क में होगा, कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट में होगा, नहीं, है ना। जैसे देखो लाइट रिएक्शन के लिए तो लाइट में नाम में ही है कि भाई डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ही होगी। बट जैसे ही यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो जाता है, NADH मिल जाता है ना, NADH जैसे ही फॉर्म हो गए तभी तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा? डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। डार्क रिएक्शन में ही हमें क्या पढ़ना है? C3 C4, ठीक है। लाइट रिएक्शन में हमें फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 पढ़ना है, क्लियर है ना। अच्छा, एक चीज़ और आपको हमने पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें जो 2 ऑर्गेनल्स हैं, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल्स जो हैं, इनका खुद का ही भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इनके खुद के प्रोटीन्स होते हैं, सो दैट ये भी एक एज अ यूनिट सर्वाइवल कर सकें, है ना। अपना खुद का DNA वगैरह बना देते हैं ये, ठीक है। छोटे छोटे राइबोसोम्स भी यहीं प्रेजेंट होता है ना, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन में जो काम करता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। सो ये अपना हो जाता है क्या? क्लोरोफिल, है ना। पिगमेंट्स का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये अपना हो जाता है क्लोरोफिल, क्लियर। सो अब हम बात करें कि जो हम लाइट रिएक्शन देखने वाले हैं, है ना, ये तो हो गया कि कौन कौन सा स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। बेसिक उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देख लें, ठीक है। अब C3 और C4 जो है ना, इनके भी जो मॉर्फोलॉजी है, लीफ की जो मॉर्फोलॉजी है, उसके बेसिस पे इन दोनों को कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। C4 प्लांट्स कौन से होते हैं? हॉट एक्सट्रीम कंडीशन में रहने वाले, जहाँ पे हॉटनेस ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और C3 प्लांट्स जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें तो एक ही सेल का स्ट्रक्चर होता है, कौन से? मीजोफिल्स का, जो अभी हमने देखा, ठीक है। मीजोफिल सेल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होती हैं। बट वहीं अगर हम बात करें C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स में एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। उसके बेसिस पे क्रेन्स एनाटॉमी, ठीक है। और फिर इस क्रेन्स एनाटॉमी से ही अटैच्ड होती है, बहुत स्टैक होती है, सो दैट वहाँ पे इवन गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है ना। गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसी बेसिस पे इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, है ना। एक हो गया क्रेन्स एनाटॉमी और देन मीजोफिल सेल्स। सो इन दोनों के कंपाइल फॉर्मेशन में ही क्या होता है? यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है क्रेन्स एनाटॉमी का इन C4 प्लांट्स, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करें कि लाइट रिएक्शंस क्या होते हैं, सो अभी हमने देखा कि फोटोकेमिकल जो फेज़ होता है वो इंक्लूड करता है क्या? लाइट के एब्जॉर्प्शन को, है ना। अब लाइट का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? लाइट के एब्जॉर्प्शन के लिए भी तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा उसमें, या सुनो। तो यस, यहाँ पे होता है अपना लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? सपोज यहाँ पे डिफरेंट क्या है? ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाता है अपना सेंटर, कौन सा सेंटर? यस, ये हो जाता है रिएक्शन सेंटर, है ना। यहाँ से ये रिएक्शन सेंटर जिसमें डिफरेंट क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जैसे अपना हो गया क्लोरोफिल A प्रेजेंट है, तो ये अपना हो गया रिएक्शन सेंटर। ये सारे जो पिगमेंट्स है ना, ये सब एनर्जी ला के किसे देंगे? सेंटर एलिमेंट को, बॉस को ला के देंगे, क्लियर। कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है आप किसे देते हो? हेड को देते हो ना। सेम वैसे ही होता है यहाँ पे, है ना। तो ये डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो डिफरेंट इंटेंसिटी, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को एब्जॉर्व करता है, क्लियर। क्यों है अलग अलग? क्योंकि ये अलग अलग लाइट की फ्रिक्वेंसी या अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को क्या करते हैं? एब्जॉर्व करते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। ये अपना हो गया रिएक्शन सेंटर, ठीक है। फिर फोटॉन्स, आपको पता होगा कि लाइट जो है, लाइट वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। जब भी वो किसी सरफेस पे पड़ती है तो फोटॉन्स के फॉर्म में, है ना। फोटॉन्स या एनर्जी पैकेट्स जैसे हम बोलते हैं उसके फॉर्म में पड़ती है। जैसे ही यहाँ पे सेंटर पे लाइट पड़ी या पिगमेंट्स पे लाइट पड़ी, उन्होंने देखो अब लाइट भी आ रही है तो हर सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है ना यार। अब आप इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, सबकी ग्रास्पिंग पावर जो है वो सबकी अलग अलग है ना। उसी के बेसिस पे हम देखें तो इन पिगमेंट्स भी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्व करते हैं और वो कहाँ दे रहे हैं? ट्रांसफ़र करें क्लोरोफिल A को, है ना। इसका एक्साइट, जैसे ही इसको लाइट मिली, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? एक्साइट हो गए। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एक्साइट होके उसकी अपर क्लास में पहुंचे, यहाँ पे कौन बैठा था भैया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था। उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और आगे फर्दर रिएक्शन के लिए भेज दिया, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये ऐसे चलता है, क्लियर, कि कैसे लाइट एब्जॉर्व हो रही है, कैसे आगे ट्रांसफ़र हो रही है। बात समझ में आ रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। और क्या बोला जाता है? एंटीना भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे एंटीना क्या होता है? एंटीना का काम क्या होता है? पुराने टाइम में आपने देखा होगा टीवी में भी एंटीना लगे होते थे, तो वो क्या करते थे? सिग्नल को कैप्चर ही तो करते थे,
क्यों ज़रूरत पड़ती थी उनकी? सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स के कौन से सिग्नल्स हैं? फोटॉन्स के फॉर्म में सिग्नल्स हैं, तो सिग्नल्स को कैप्चर करने के लिए, है ना, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? एंटीना बोल रहे हैं, ठीक, या सुनो। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो अपना लाइट रिएक्शन है, इसी में आपको दो चीज़ें पढ़नी है ना। जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, इस लाइट रिएक्शन में ही हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 जो है, इनको 1 और 2 क्यों बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल इनके कैरेक्टर्स हों, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर हुआ उसे फोटो सिस्टम 1 बोल दिया, और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसे हमने फोटो सिस्टम 2 बोल दिया। क्लियर? और कोई ऐसा सच कोई इसमें हीरे मोती नहीं रहे हैं, ठीक है। और इनका जो एब्जॉर्प्शन का कैपेसिटी है ना, अगर हम बात करें फोटो सिस्टम 1 की, तो इसको ही हम बोलते हैं P700। P700 जो रिएक्शन सेंटर है, ये जो है 700 का वेवलेंथ जो है वो क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्व करता है, ठीक है। वहीं हम बात करें फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 जो है इसे हम P680 भी बोलते हैं, जो 680 का वेवलेंथ क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। अच्छा, नाम पे देखो, ये हो सकता है आपको 680 कम दिख रहा हो, बट इसके काम फोटो सिस्टम 1 से भी बड़े हैं। सबसे पहले कौन आएगा हेल्प के लिए? यही भाई साहब आएंगे। फोटो सिस्टम 2 ही काम करेगा। सपोज़ बहुत ज़्यादा हीट कंडीशन है ना, सपोज़ एक्सट्रीम हीट कंडीशन है, ये हो गए आपके पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। अब आपको P700 तक पहुंचानी है चीज़ें, तो ये P680 वाले जो है ना, ये क्या करेंगे? जो हाई एनर्जी वाले जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनको पहले ये कैप्चर कर लेंगे। अब हमने देखा था यहाँ डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे को वो एनर्जी को पास करते रहेंगे, है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह गई एनर्जी, दूसरी से तीसरी पे गई, ये एनर्जी ऐसे क्या होती जाएगी? ट्रांसफ़र होती जाएगी। तो जिस इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी की है लाइट, सो ये एक दूसरे के पास भेज रही है। जंप करते टाइम क्या होगा? कुछ हीट जो है वो लॉस हो जाएगी, हीट लॉस हो जाएगी। तो जिस इंटेंसिटी से वो लाइट आ रही थी वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये क्या करेंगे? उस एनर्जी को कम करने के लिए एक दूसरे के पास उसको पास करते रहेंगे, है ना। और फाइनली फिर उसको भेज देंगे कहाँ? P700 के पास, ताकि ये ना जले। देखो, बहुत ज़्यादा अगर लाइट पड़ जाती है किसी लीफ के एरिया पे, तो वो जल बच जाता है ना यार। तो वो कंडीशन ना राइज हो, इसके लिए ही ये बैक में ऐसा मैकेनिज्म चलता रहता है। P700 को तो पता ही नहीं है कि ये कैसे हेल्प कर रहे हैं उसकी, है ना। ये सिर्फ हमें पता है, समझ गए ना। और ये जो जंपिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक दूसरे के पास किस बेसिस पे जा रहे हैं बच्चों? यस, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब भी या डिफ्यूजन होता है वो कैसा होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो, है ना। इसी के बेसिस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स हाई डेंसिटी से टू लोअर डेंसिटी की तरफ मूव करता है, ठीक है, यस और नो। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। जो डिफरेंट साइटोक्रोम्स को क्या करता है? कंसिस्ट करता है। इसके बेसिस पे ही अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है, ठीक है। इसमें अब दो चीज़ें होता है, एक हो जाता है अपना यही फोटॉन्स के बेसिस पे, एक सेकंड चीज़ होती है अपना यस वाटर का हाइड्रोलिसिस। वाटर का हाइड्रोलिसिस अगेन मेजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर O2 सिंथेसिस। क्लियर? तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले क्या फॉर्म होता है? ऑक्सीजन फॉर्म होती है, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी हमें दो चीज़ें देखना है, एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। देखो, ये जो है ना, ये वही मैंने आपको बताया कि लीफ जो है वो एक्स्ट्रा हीट को कैसे बैलेंस कर रहा है ना, किस किस बेसिस पे वो हीट को एब्जॉर्व कर रहा है और फिर उसको लॉस भी कर रहा है। हीट लॉस के भी उसके अलग अलग मैकेनिज्म है ना, सो दैट ज़्यादा हार्म ना हो फोटोसिंथेसिस के लिए किसको? प्लांट लीफ को। अच्छा, एक चीज़ और, जितनी छोटी लीफ होगी उतना कम फोटोसिंथेसिस करेगी, जितनी बड़ी लीफ होगी उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगी, या सुनो। और हीट लॉस को रोकने के लिए, या बहुत ज़्यादा अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हैं हीट वाले, उस कंडीशन में वो क्या करेंगे? मॉडिफिकेशंस करेंगे और अडाप्टेशंस करेंगे। काहे में? यस, लीफ के स्ट्रक्चर्स में, है ना। वही जो मैंने आपको बताया था ना, कैक्टस वाली जो चीज़ें बताई थी, है ना। यही कंडीशंस कहाँ पे भी होती हैं? एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस पे भी होती हैं, है ना। कोनिकल शेप्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, सो दैट वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? जो आइस हो रही है उसको शट ऑफ कर सकें, है ना। तो डिफरेंट प्लांट्स के अडाप्टेशंस भी होते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर हम हाइड्रोफिटिक प्लांट्स की बात करें, है ना, हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो वाटर प्लांट्स हैं उसमें भी तो फोटोसिंथेसिस होता है, बट वो तो ऑल टाइम वाटर में रहते हैं, तो वो भी उनके लिए हार्मफुल है ना। उससे बचने के लिए भी वो क्या करते हैं? जो वैक्स वाले कोटिंग्स बना लेते हैं, है ना, सो दैट वो वाटर के डैमेज से बच सकें, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्या हो जाते हैं? अपने प्लांट्स के अडाप्टेशंस हो जाते हैं विद डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें पढ़ना है जेड स्कीम, और एक और होता है साइक्लिक। इसे जेड स्कीम को ही हम क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक।
है ना। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, इट मीन्स कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एडिशन हो रहा है, और जहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है वहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी का जनरेशन हम देखेंगे। क्लियर। अब इस चीज़ में क्या हो रहा है, देखो फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1, मैंने आपको क्या बताया था, फोटो सिस्टम 2 सबसे पहले क्या करेगा भाई, काम करेगा। ठीक है, सनलाइट लिया उसने, ठीक, फोटॉन्स मिल गए उसको, फोटॉन्स जैसे ही मिले, जैसे ही रिएक्शन सेंटर पे पहुंचे, रिएक्शन सेंटर का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो गया, एक्साइट हो गया। ठीक है, देखो इसमें बेसिकली क्या होता है बच्चों, सपोज दिस इज एटम, है ना, एटम में भी आपने क्लासेस पढ़े होंगे KLMN, है ना, ये सुनो केमिस्ट्री में पढ़ी रहे होगे यार, है ना। सपोज फर्स्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही उसे एनर्जी मिली, एनर्जी मिलते ही ये भाई साहब क्या हो गया, एक्साइट हो गए। अब ये क्या कोशिश करेंगे कि इससे हायर, देखो उसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई है तो वो हायर क्लास में ही जाने की कोशिश करेगा ना यार। 11th के बाद आप 12th में जाने की कोशिश करोगे ना, या सुनो कोई नीचे वाली क्लास में जाने की तो नहीं सोच रहा है, नहीं कोई नहीं सोचेगा ऐसा, है ना। तो ये क्या करेगा, अपने से हाई एनर्जी वाली क्लास में जाने की कोशिश करेगा, तो ये एक इस खुद की क्लास से ये क्या करेगा, जंप करके दूसरी क्लास में पहुँच जाएगा, है ना, कैसे, एनर्जी को एक्सेप्ट करके। क्लियर, तो यही चीज़ होती है यहाँ पर, है ना। अब जैसे ही ये जा रहा होता है दूसरी क्लास में, वहीं पे इसका एक एक्सेप्टर बैठा होता है, इसे तो पता भी नहीं है कि मुझे कोई एक्सेप्ट करने के लिए बैठा है। अब ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्टर कौन है यहाँ पे, फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन से भी ज़्यादा एनर्जी वाले कौन से हैं भाई, कुछ क्यूनॉन्स हैं, है ना, क्यूनॉन A हो गया, क्यूनॉन B हो गया। सो फियोफाइटिन जो उसका प्राइमरी एक्सेप्टर है, वहाँ से क्या करेगा, ये क्यूनॉन A ले लेगा, उससे B ले लेगा, फिर फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, ये प्लास्टोक्विनॉन के पास। प्लास्टोक्विनॉन से यहाँ पे B6F कॉम्प्लेक्स जो होता है इनके साइटोक्रोम्स के, वहाँ पहुँच गया, जो आयरन सल्फर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, वहाँ पहुँचा, वहाँ से अगेन कहाँ आ गया, प्लास्टोसाइनिन, PC प्लास्टोसाइनिन के पास आ गया, है ना, ये PQ। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुँचा। अब प्लास्टोसाइनिन ने सोचा यार ठीक है इसको दे देता है, ये अभी मेरे उसका नहीं है, तो इसने दे दिया किसको, रिएक्शन सेंटर को। कौन सा रिएक्शन सेंटर को, अगेन PS1 को, है ना। ठीक है, अब जैसे ही इसके पास आया, इसे एनर्जी मिली, अब इस एनर्जी को इसने अगेन क्या किया, इलेक्ट्रॉन उछाल दिया। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गया, अगेन इसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठे थे। फिर आयरन सल्फर प्रोटीन्स, है ना, प्रोटीन्स है जिन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, दे दिया किसे, फेरिडॉक्सिन को, FMN। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको क्या करा देंगे, NADP को देके इसको रिड्यूस करा देंगे। देखो ये भी इस स्टेट में बैठा है, ये भी स्टेबल होना चाह रहा है, तो ये भी सोच रहा है मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। वो इलेक्ट्रॉन बस इसका तो काम बन गया, है ना। जैसे ही उसे इलेक्ट्रॉन मिला, उसने क्या कर दिया भाई, उसको रिड्यूस करा दिया। यहाँ पे NADP का क्या हो रहा है, NADP प्लस, ये रिड्यूस हो गया। जैसे इसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, ये रिड्यूस हो गया काय में, NADPH। अब आपको पता है NADPH जो है अगेन क्या है, करेंसी मॉलिक्यूल है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल देता है ATP का, 2.5, तो ये 2.5 ATP में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा एक ATP फॉर्मेशन और कहाँ होता है बच्चों, इस वाले रिएक्शन में होता है। यहाँ पे भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो फॉस्फोराइलेशन हम देख रहे थे ना, यहाँ पे उस कंडीशन में भी फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, तो ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के क्या बना देता है, ATP। ठीक है, और यहाँ इस कंडीशन पे भी क्या हो रहा है, वाटर हाइड्रोलिसिस जो हमने पढ़ा है ना, वाटर का क्या हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, वाटर स्प्लिट हो जाता है। वाटर स्प्लिट कैसे हो रहा है, सो वाटर स्प्लिट हो रहा है किसमें, ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। ठीक, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, देखो है ना, तो ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, अब ये वाली जो है ये कैसे अंदर जाएंगे ल्यूमन में, कैसे फिर फर्दर रिएक्शंस चलेंगे, हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा रिजल्ट क्या मिल रहा है, ATP का फॉर्मेशन यहाँ हमने देखा। इस वाली रिएक्शन में देखो सबसे पहले तो यही हो रहा है, यहीं पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ना। तो सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आ रही है। और जैसे ही देखो इसने तो यहाँ से लाइट ली, और जैसे ही लाइट एब्जॉर्व करी उसने इलेक्ट्रॉन को उछाल दिया, इलेक्ट्रॉन को आगे वाली उसमें भेज दिया, है ना। बट इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो, वो कहाँ से पूर्ति करता है, इन वाले ये जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हुई है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फिर इसे दे दिया जाता है। क्लियर, तो ये एक ऐसा साइक्लिक वे में काम कर, ये साइक्लिक वे में नहीं, नॉन साइक्लिक वे में काम कर रहा है। जैसे आप देखोगे तो ये Z लाइक स्कीम दिख रही होती है। ठीक है, N तो नहीं दिख रहा है ना, नीचे से यहाँ से देखो तो Z दिखेगा। क्लियर, होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो। ठीक है ना, यही बस इतना याद रखना है आपको, बाकी तो आप कर लोगे, है ना। ये भी वही है। ठीक, अच्छा अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक। साइक्लिक की बात करें, देखो नॉन साइक्लिक समझ में आ गया, साइक्लिक भी आराम से समझ में आ ही जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 ही होता है, तो घूम फिर के फोटो सिस्टम 1 के पास ही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा।
ठीक है। फोटो सिस्टम 2 में इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, फोटो सिस्टम 2 इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं, तो यहाँ पे वाटर नहीं है, वाटर नहीं है तो यहाँ पे क्या हाइड्रोलिसिस होगा, क्या वाटर क्लीवेज होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तो नहीं होगी। तो इस कंडीशन में साइक्लिक में कोई भी ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ऑक्सीजन होगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, क्लियर। तो और जो इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है वापस जब उसी जगह आ रहा है तो उसे अलग से एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वाटर का हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास वापस आ जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सो फोटो सिस्टम 1 जैसे ही उसने लाइट को एब्जॉर्व किया, इलेक्ट्रॉन क्या किया, इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया भाई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, आगे पहुँच गया। अगेन यहाँ पर बैठा हुआ है कौन, एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एक्सेप्ट किया, आगे भेज दिया, है ना। फिर आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास गया, फिर फेरिडेक्सिन के पास गया, फिर साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास चला गया, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया, और प्लास्टोसाइनिन से अगेन कहाँ पहुंच गया, इलेक्ट्रॉन इसके फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच गया। क्या यहाँ पे कोई NADP का रिडक्शन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी यहाँ पे रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक तो अपना ऑक्सीजन नहीं बन रही है और कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। बट येस इस रिएक्शन में हमने देखा था कि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, तो येस यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन ही होगा बस, ठीक है। सो ओनली प्रोड्यूसेस ATP, ठीक है, नो NADPH एंड नो ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यूज्ड व्हेन ATP डिमांड इज़ हाई और NADP प्लस इज़ लो। साइक्लिक कब हो रहा होता है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी की डिमांड हो और NADP भी प्रेजेंट ना हो। देखो NADP प्लस प्रेजेंट ही नहीं होगा तो रिड्यूस क्या होगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट PS1, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, क्लियर। अब हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। डार्क रिएक्शन जैसे ही आपकी ATP फॉर्मेशन हुआ, NADPH मिला, है ना, NADPH मिला, वहाँ पे आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। इसी में हमें एक चीज़ और पढ़ना है कि हम जो बोल रहे थे ATP का फॉर्मेशन, है ना, इस वाले रिएक्शन में जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा इस वाली रिएक्शन में हमारा ATP का फॉर्मेशन हो रहा था, वो फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। आराम से यहाँ ऐसे चल रहा होता है, ठीक है। क्या ड्रॉ कर रही हूँ मैं, कुछ समझ में आ रहा है। लाइट रिएक्शन कहाँ देख रहे थे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे ना, या सुनो तो ये क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है भाई, क्या ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया आपका, ठीक है। यहीं पे आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सपोज दिस इज़ योर फोटो सिस्टम 2, है ना, यहाँ पे आपका साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हो गया, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हो गया, और यहाँ पे आपका जो बाद में काम कर रहा था ये क्या था आपका, हाँ जी, ये क्या था आपका फोटो सिस्टम 1, ठीक है, P700 एंड P680, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई, ये हो गया अपना ल्यूमेन, ठीक, या सुनो। और यहाँ पे हम बात करें तो ये तो हो गया अपना ल्यूमन, और ये वाला जो पोर्शन था अपना स्ट्रोमा, क्योंकि देखो ये सब कहाँ हो रहा था भाई, ये पूरा का पूरा क्या था अपना क्लोरोप्लास्ट था ना, क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना का थाइलाकॉइड देख रहे हैं हम, है ना, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटर वाला स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पे डार्क रिएक्शन हो गया। अभी हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लाइट रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही देखो, जैसे ही लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर उसने किसे दे दिया, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे ना, प्लास्टोसाइनॉन वगैरह जो थे, है ना, क्यूनॉन्स थे, उन सबको दे दिया, है ना, क्यूनॉन्स वगैरह बैठे हुए थे, प्लास्टोसाइनिन्स बैठे हुए थे, उनको दे दिया। फिर B6F कॉम्प्लेक्स के पास जा रहा था, है ना, यहाँ पे अपना प्लास्टोसाइनिन जो अंदर की साइड प्रेजेंट है उस पर जा रहा था, एंड देन यहाँ पे अपना फोटो सिस्टम 1 की तरफ जा रहा था। इतनी चीज़ क्लियर हुई। वाटर की जो हाइड्रोलिसिस हो रही है वो इनर साइड में हो रही है। अब वाटर जैसे ही ब्रेक हुआ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स प्लस O2, यस और नो। तो ये ऑक्सीजन तो भाई इवॉल्व हो गई, ठीक है, निकल गई, कहाँ जा रही है वो हमें लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को ये वहाँ अगेन क्या करेगा, सेंटर पर रिएक्शन सेंटर को देता जाएगा, ठीक, या सुनो। रिएक्शन सेंटर जो फोटोलिसिस करके, फोटोलिसिस का क्या मतलब होता है बच्चों, फोटो के थ्रू या सोलर एनर्जी के थ्रू जो लाइसिस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्साइट होके दूसरी जगह जा रहे हैं, वो फोटोलिसिस हो गया, ठीक है। उसके बेसिस पे जो इलेक्ट्रॉन्स जंप हो रहे हैं वो तो आगे वाले मॉलिक्यूल को दे रहा है, और ये जो है अपना, ये जो वाटर स्प्लिट हो रहा है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुँचा रहा है, रिएक्शन सेंटर पे देता जा रहा है। तो इसकी एनर्जी पूर्ति तो होती जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब करें हम बात इनकी, ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं ये ल्यूमेन में ही रह जाएंगे। अब ये ल्यूमेन में रह जाएंगे तो ये क्या एसिडिक कंडीशंस को, एसिडिक कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस 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 बढ़ रहा है कि नहीं,
है ना। अब ये जो है ना, इसका नेचर क्या है, ये जो क्विनॉन्स हैं, ये जो प्लास्टोक्विनॉन्स हैं, इनका नेचर क्या है कि ये स्टेबल रहना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हम स्टेबल कंडीशन में बने रहें। अब जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन आया, देखो ये इनने किसी से छेड़छाड़ नहीं की, जैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन आया, इनने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन तो ही रख के बैठ नहीं सकते, अनस्टेबल रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, बाहर से प्रोटॉन्स ले लेंगे। जैसे ही इन्होंने बाहर से प्रोटॉन लिया, क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब क्या करें भाई, ये जो साइटोक्रोम BF6 कॉम्प्लेक्स है, ये इससे ज़्यादा हाई एनर्जी रखता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इसने जैसे इसका इलेक्ट्रॉन छीना, अगेन इसके पास हाइड्रोजन आयंस बच गए या प्रोटॉन्स बच गए। अब उन प्रोटॉन्स को क्या करेगा, ले तो बाहर से रहा है, बट ये दे कहाँ देगा, अगेन ल्यूमन में। तो यहाँ तो डेफिशिएंसी हो रही है ना यार, यहाँ तो क्या हो रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है। जैसे ही आप प्रोटॉन्स को अंदर भेज दोगे तो वहाँ तो उसकी कमी होगी, या सुनो, है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसने इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिया, इनने क्या किया भाई, आगे बढ़ा दिया उस इलेक्ट्रॉन को। NADPH NADP+ जो अनस्टेबल कंडीशन में थे, इन्होंने भी क्या किया, प्रोटॉन ले लिया बाहर से मतलब स्ट्रोमा से इनने जैसी प्रोटॉन्स लिए, ये क्या हो गए, इन्होंने जैसी H+ लिए, ये रिड्यूस हो गए, तो ये भी स्टेबल हो गए, समझ रहे हो, ये भी स्टेबल हो गए, या सुनो। अब यहाँ पे अगेन डेफिशिएंसी हो रही है, अगेन यहाँ पे कमी हो रही है, किसकी, प्रोटॉन्स की, तो यहाँ पे क्या ग्रेडियंट हो जाएगा, ग्रेडियंट बनेगा, या सुनो, बन ही जाएगा ना भैया। अनस्टेबल कंडीशन आ रही है, एक अंदर की साइड हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा हो रहे हैं, बाहर की साइड नहीं, उनकी कमी आ रही है, तो यही होगा ना। अच्छा, हमने पढ़ा था कि हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट्स कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। बट आपको पता है कि जो चार्ज आयन होते हैं, जो चार्ज आयंस होते हैं या चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो सकते हैं, डिफ्यूज़ हो सकते हैं डायरेक्टली, तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है ना, सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो वो चार्ज मॉलिक्यूल्स को, चार्ज आयंस को ऐसे ही पास नहीं करने देती है। तो डायरेक्ट तो ये डिफ्यूज़न हो नहीं जाएगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इनका डायरेक्ट डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो। अब इन्हें क्या चाहिए, कुछ स्पेशल चैनल्स की ज़रूरत है जो ये काम करा सकें। जैसे ही जो आयन गेटेड जो चैनल्स हो जाएंगे, ये क्या करा देंगे, जैसे ही यहाँ पे आयंस का या यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स का पोटेंशियल क्रिएट हुआ, जैसे ही ये क्रिएट हुआ, इन्होंने क्या किया, इनको बाहर की तरफ भेजना चालू कर दिया, या सुनो। अब जैसे ही ये बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, ATP सिंथेसिस, ठीक है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं ATP सिंथेज, ये क्या है आपके ATP सिंथेज, ठीक है। जैसे ही इन्हें भेजा, ATP सिंथेज ने पकड़ के ADP में ऐड करके क्या बना दिया, यस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करके क्या किया, ATP का फॉर्मेशन कर दिया, और जैसे ही ATP का फॉर्मेशन हुआ, उन्होंने H+ को बाहर निकाल दिया। ये दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस चलती है, क्लियर। और ये वाले जो है ना, ये भैया है अपने CF0 जो एनर्जी फॉर्मेशन में मदद कराते हैं। ऐसा ही कुछ हमने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर भी देखा था, या सुनो। ETC जब हम पढ़ रहे थे तब आपने ये चीज़ नोटिस करी थी, है ना। यहाँ पे भी अपने क्या आ जाते हैं, फेरिडॉक्सिन और FNR क्या है, यस, इसको रिड्यूस कराने वाले, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई, तो ATP का फॉर्मेशन समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो थम्स अप देना ना भूलें, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए हमारे लाइट रिएक्शंस की बात, जिसमें हमने क्या देखा, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 साइक्लिक या नॉन साइक्लिक प्रोसेसेस के थ्रू हमने एनर्जी जनरेशन, NADPH का रिडक्शन, NADP+ का रिडक्शन एंड ऑक्सीजन का बनना देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने डार्क रिएक्शन की, जिसमें आपको जो 2 चीज़ें पढ़ना है बच्चों, डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क रिएक्शन में ही हम कैल्विन साइकिल जो C3 प्लांट्स में होता है और हेचन-स्लैक पाथवे देखेंगे, ठीक है। डार्क रिएक्शन, अब आपका NADPH बन गया, फोटोसिंथेसिस के क्या हुआ, NADPH बन गया, और क्या बन गया आपका, ATP फॉर्मेशन हो गया, एनर्जी आ गई पौधे के पास, है ना। जैसे ही एनर्जी आई, उनने खाना बनाने के लिए, देखो अभी हमने देखा क्या क्या, हमने जब फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा था, उसमें क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा था बच्चों, ऑक्सीजन फॉर्म हो रही थी, ATP भी फॉर्म होती है, AT का भी जनरेशन हमने देख लिया। अब ये जो एनर्जी बनाया है वो खाना कैसे बना है वो देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या अभी तक बना है इस रिएक्शन में, क्या फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 2 से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक स्कीम्स के थ्रू क्या आपका खाना बन गया, नहीं बना। अब वो खाना कहाँ बनेगा भाई, डार्क रिएक्शन में, है ना। जो एनर्जी बनाई है आपने, उस एनर्जी का यूटिलाइज़ करके आप खाना तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे। आप भी खाना कुक करते हो तो आपको भी तो सिलेंडर चाहिए होता है, गैस सिलेंडर,
या इंडक्शन वगैरह का यूज़ करते हो तो कुछ एनर्जी सोर्स तो आप यूज़ करते हो कि नहीं, वैसे ही प्लांट्स भी इन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करके क्या करेंगे, अपना कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे। ठीक है, या सुनो। हाँ, तो अब इस डार्क रिएक्शन में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, C3 और C4। C3 प्लांट्स कैटेगराइज हैं जिनमें अलग मैकेनिज्म चल रहा होता है, जिनमें कैल्विन साइकिल चल रहा होता है। एक C4 प्लांट्स होता है ना, अभी जो मैंने इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया था सेम यहीं पे है कि ये डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, ये डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। इनकी लीफ के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, इसमें ही सिर्फ एक स्पेशल एनाटॉमी पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अभी बताया था मैंने, यस, क्रेंज एनाटॉमी। क्लियर? सो क्या मैं इस डार्क रिएक्शन को ही बायोसिंथेटिक फेज बोल सकती हूँ? आप बताओ, बोल सकती हूँ? ऑफकोर्स बोल सकती हूँ यार। क्यों? क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है वो इसी के थ्रू तो हो रहा है, या सुनो। तो इस डार्क रिएक्शन को ही मैं और क्या बोल सकती हूँ, बायोसिंथेटिक फेज, या सुनो, है ना। अब जो हम चीज़ देख रहे थे कि हमारा जो हमने देखा था CO2 और वाटर मिलके ही क्या बना रहा था, अपना CH2ON बना रहा था, शुगर फॉर्म कर रहा था, या सुनो। तो इस शुगर में यही कार्बन यूटिलाइज हो रहा है, CO2 वाला। इसको चेक करने के लिए भी साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव कार्बन का यूज़ किया था, C14 का यूज़ किया था। और जब उन्होंने देखा कि हाँ, जो हमारा ग्लूकोज फॉर्म हुआ है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना है, उसमें सेम कार्बन ही गया है, तो उन्होंने इसको प्रूफ किया कि येस, यही कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके, इसी वाटर का यूज़ करके ही प्लांट्स क्या बनाते हैं, क्या सिंथेसिस करते हैं, अपना खाना सिंथेसिस करते हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर? अब डार्क रिएक्शन का जो लोकेशन होता है, अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। किसके स्ट्रोमा में हो रहा है यार? माइटोकॉन्ड्रिया? जी नहीं, किसके में हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है? अब हमने बात करी थी C4 और C3 की बच्चों, तो इसमें क्या डिफरेंस है? यस, सो जो कार्बन को हमने क्या किया था, रेडियो एक्टिव कार्बन हमने यूज़ किया था, वो हमने देखा कि जो C4 प्लांट्स थे उसमें जो ये कार्बन जब ट्रांसफ़र हुआ है तो 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है। 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, जो कि एसिटिक एसिड, जो कि कितना कार्बन है? 4 कार्बन कंपाउंड है। इसलिए इनको हमने क्या नाम दे दिया भैया, तुम हो जाओ C4 प्लांट्स। ठीक, वहीं हम बात करें C3 प्लांट्स की, तो हमने देखा जो C3 प्लांट्स होते हैं, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, उनमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो उनमें फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का कंपाउंड है, जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना, PGA। ठीक है, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया कि भाई तुम हो जाओ C3 प्लांट्स। ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए, अब C3 प्लांट्स में हमें इंपॉर्टेंट है कैल्विन साइकिल, है ना, इसके बारे में भी आता है, तो आप इसको कैसे डिस्कस करोगे? यस, तब आपको इसको डिफाइन करना है डिफरेंट स्टेप्स में बच्चों। ठीक है, अच्छा, ये जो साइकिल आप बना भी सकते हो, और इसी साइकिल को ही आपको स्टेप्स में लिखना होता है। ठीक है, C3 का थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो। क्लियर? या सुनो। और कैल्विन साइंटिस्ट थे और उनके कुछ कोवर्कर्स थे जिन्होंने इसको क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था। क्लियर? यही क्यों यूज़ किया जा रहा है? इनके फिक्सेशन के लिए। ठीक है, जो CO2 है, जो एनर्जीज रिलीज़ हुई हैं, उनको ही क्या करके फिक्स करके ही क्या बनाया जाता है, वही कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है। ठीक है, C3 में क्या बन रहा है अपना 3 कार्बन कंपाउंड, कौन सा? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर? जो कि आगे हमारा कहाँ जाता है आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, वहीं हम बात करें C4 की, तो C4 में क्या बन रहा होता है अपना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो फर्दर काम होता है आपको पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर? चलिए, कैल्विन साइकिल की हम बात करें तो ये जो है वो कुछ अलग अलग प्रोसेसेस में काम होता है, जिसमें रुबिस्को जो एंजाइम है, रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है जो नेचर में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये कैसा कंपाउंड है? 5 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल लेता है किसके? CO2 के, और कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, इसमें कार्बोक्सिलेशन के थ्रू बच्चों, ये जो फिक्सेशन है ना, यहीं पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या फिक्स हो रहा है? तो CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, इसे ही हम कार्बोक्सिलेशन, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है, सो ये जो 5 कार्बन कंपाउंड है, जो रुबिस्को एंजाइम है, ये CO2 को एक्सेप्ट करके 6 मॉलिक्यूल कंपाउंड बना लेता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है? यस और नो? सो फिर फर्दर उसको ब्रेक कर देगा किसमें? जैसे 5 कार्बन कंपाउंड है, उसने एक CO2 का CO2 को क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, 6 कार्बन कंपाउंड बना लिया। 6 कार्बन कंपाउंड फर्दर डिवाइड हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड्स में, और यही 3 कार्बन कंपाउंड जो फॉर्म हो रहा है, यही हमारा स्टेबल प्रोडक्ट है, जिसे हम बोल रहे हैं PGA। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हो रही है? बस वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको मेंशन की गई हुई हैं, कितनी ATP लग रही हैं। ठीक है, सो कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन हो गया, जो एटमॉस्फेरिक CO2 है उसको फिक्स कर लिया। किसने कर लिया? रुबिस्को भाई साहब ने कर लिया। किसकी प्रेजेंस में कर लिया? सो रुबिस्को कार्बोक्सिलेज।
ठीक है, ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों? ये जो फर्स्ट स्टेप जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ये अपना हो रहा है रुबिस्को कार्बोक्सिलेज, देखो नाम में ही है ना, कार्बोक्सिलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में राइबोलोज बिसफॉस्फेट वेट है ना, बिसफॉस्फेट की प्रेजेंस में क्या कर रहा है ये इसको, यस फिक्स कर दे रहा है। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 PGA मिल गया अपने को, है ना। अब ये 3 PGA जो है वो 6 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, या सुनो ये जो 6 मॉलिक्यूल से इसने 3 PGA बना लिया, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स बना लिए। ठीक है, अब फर्दर ये क्या करेगा, जो 6 मॉलिक्यूल वाला कंपाउंड बना रहा है GA3। ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो 6 ATPs हैं वो 6 ADP में कन्वर्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ ATP, या सुनो। तो इस रिएक्शन को, इस स्टेप को हम क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है किसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का। ठीक है, या सुनो। और यहीं पे जो है वो NADPH भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये H+ आयंस को निकाल रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर। अब अगेन रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होगा, अगेन जो अपना कंपाउंड था रुबिस्को ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, या सुनो। इसे फोटोसिंथेसिस नहीं, इसे केल्विन साइकिल कर लो, है ना, केल्विन साइकिल। चाहो तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। ठीक है, C3 साइकिल भी बोलते हैं, जो C3 प्लांट्स में होता है। ठीक है, C3 प्लांट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करता है। क्लियर। अब इसमें 4 स्टेप्स हैं, कौन कौन से। फर्स्ट हो गया हमारा कार्बोक्सिलेशन, जिसमें CO2 को क्या किया जाता है बच्चों, फिक्स किया जाता है। CO2 फिक्स होती है विद दी रुबिस्को एंजाइम, है ना, जो कि मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है इन नेचर। ठीक है, रुबिस्को के थ्रू क्या हो जाता है भाई, ये फिक्स हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है काय में, 3 PGA, दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ यस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, इसी प्रोसेस को हम बोल रहे हैं कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, रुबिस्को कार्बोक्सिलेज। ठीक है, रुबिस्को RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, कहाँ पे हो रहा है ये, 3 PGA में हो रहा है। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप आता है एक रिडक्शन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस जो होता है वो रिडक्शन। वाई इट इज़ रिडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, ये भी सीरीज वाई प्रोसेस है जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर फॉस्फोराइलेशन और 2 NADPH फॉर रिडक्शन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इस प्रोसेस में हमने देखा था कि NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स जो है रिड्यूस हो रहे थे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है यहाँ पे एक स्टेप में क्या हो रहा था बच्चों, लग रहा था। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस की बात करें तो इसमें आ जाता है अपना रीजनरेशन प्रोसेस। ठीक, रीजनरेशन प्रोसेस में तो जो था ये किसके थ्रू हो रहा है, जो CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स जो RUBP है वो क्रूशियल होता है इस साइकिल के लिए, है ना, और कंटिन्यू इंटरप्ट करता रहता है और रीजनरेट कर लेता है किसे, अगेन RUBP जो है वो रीजनरेट हो जाता है फॉर यस फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ का जो ATP का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसके लिए भी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP लग रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो, ये ऐसे ही कंटिन्यू है में प्रोसेस। अब अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें किसके, ATP के, तो अभी हमने देखा था कि एक CO2 को फिक्स करने के लिए, है ना, एक CO2 को फिक्स करने के लिए हमें कितने लग रहे थे टोटल, यस 2 तो हम, यस बच्चों 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 को फिक्स करने के लिए हमें टोटल कितने लग रहे थे, 2 ATP। देखो ये मैं आपको वहीं समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी, है ना। यस, यहाँ इसकी अगर हम बात करें तो हमें टोटल जो हम फिक्स कर रहे हैं किसे, CO2 को फिक्स कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए, इसके लिए हमें चाहिए थे 3 ATP मॉलिक्यूल्स प्लस 2 NADPH। क्लियर। तो टोटल हमारे पास कितने CO2 थे, 6 CO2। तो 6 को करने के लिए हमें कितने लगेंगे भाई, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, 18 ATP लग जाएंगे, है ना, प्लस ये कितने हो जाएंगे, 12 NADPH लग जाएंगे। अब जैसे ही आपके CO2 के नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे ही ये कैलकुलेशंस भी बढ़ते जाएंगे, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, देखो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 6 यूटिलाइज हो रहे हैं तो 3 जनरेट भी तो हो रहे हैं, है ना, ये सुनो, तो ये सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर। और ये कुछ एंजाइम्स की लिस्ट है, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलरली स्टेप बाय स्टेप आपको और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है तो ये रेफरेंस बुक का है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये भी वही चीज़ है ना। ना अब हम बात करें C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अभी हमने बात करी थी कि C4 कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें C4 पाथवेज चल रहे होते हैं। C4 पाथवेज फॉर व्हाट, फॉर अगेन
फॉर अगेन फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। अब C4 प्लांट्स को इस मैकेनिज्म को अडाप्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? वाई? बिकॉज इनके पास जो स्पेशल एनाटॉमी होती है जिसे हम क्रेंच एनाटॉमी बोलते हैं, इस क्रेंच एनाटॉमी के चलते देखो क्या होता है, इनमें ना बहुत कॉम्पैक्टली यहाँ पे सेल्स अरेंज होता है और इतने कॉम्पैक्ट, इतने स्टिफ होती है ये स्ट्रक्चर इनका कि यहाँ पे इवन जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या नहीं कर सकती हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी गैस का मॉलिक्यूल, अब यार खाना बनाना है तो CO2 तो चाहिए ही चाहिए ना, जब CO2 पहुँच ही नहीं रहा है तो वो फंक्शन कैसे करेगा? तो इन्होंने अगेन कुछ अडाप्टेशंस कर लिए, है ना। और यहीं से अटैच्ड होती हैं बच्चों क्या, मीजोफिल सेल्स। ये मीजोफिल सेल्स होता है ना। मीजोफिल सेल्स में हमें पता है कि CO2 चली जाती है आराम से, ठीक। यहाँ पे अटैच होता है मीजोफिल सेल्स। तो यह एक ऐसा काम कर रहे होते हैं कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहे होते हैं, कंपाउंड बना रहे होते हैं, उस कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। गैस तो नहीं जा पा रही है तो उस कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब वो कंपाउंड यहाँ क्रेंच एनाटॉमी वाले स्ट्रक्चर में आके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, CO2 रिलीज़ कर देता है। अब CO2 जब वो अंदर भी नहीं आ पा रही है तो क्या बाहर जा पाएगी? ऑफकोर्स नहीं जा पाएगी। जैसे ही वो कंपाउंड यहाँ पे, सपोज यहाँ पे कोई XY कंपाउंड है जिसमें X जो है वो CO2 है ना। अब जैसे ही ये मीजोफिल सेल से जब ये कहाँ गई, क्रेंच एनाटॉमी में गई, इस क्रेंच एनाटॉमी में ये XY क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। X जो हमारा CO2 था अब ये तो अंदर ही रह गया, Y अगेन इनने क्या कर दिया भाई, बाहर भेज दिया। ये वाला जो है कंपाउंड है इसको अगेन उन्होंने मीजोफिल सेल्स में भेज दिया। तो इस बेसिस पे, इस मैकेनिज्म के बेसिस पे ही ये फंक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर है? पूरा जिस्ट इसका समझ में आ गया। नाउ स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सो जनरली ये कहाँ, कौन कौन से प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करने वाली आपकी मीजोफिल सेल्स हैं, बट ये थोड़ा स्पेशल कंडीशंस में काम कर रही होती हैं जहाँ पे आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, राइट। जनरली मेज, शुगर केन, सोरगम्स, ये आपको एग्जाम्पल्स याद करने हैं, आपको MCQ में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर हायर फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है ना। इनके कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके जो मॉर्फोलॉजी है उसके बेसिस पे इनका एफिशिएंसी जो होता है फोटोसिंथेसिस करने का वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्पेशल एनाटॉमी कौन सी है इसमें, क्रेंच एनाटॉमी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स क्लस्टर्ड अराउंड बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मीजोफिल सेल्स में क्या होगा, PP का कार्बोक्सिलेशन होगा। PP कार्बोक्सिलेज की एंजाइम की प्रेजेंस में, देखो एज जहाँ लगा होता है वो एंजाइम्स होते हैं, उसकी प्रेजेंस में CO2 क्या हो जाएगी, फिक्स होगी, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड बना लेगा। और जैसे ही ये बनाया ऑक्सैलो एसीटेट जिसे हम बोलते हैं, देखो ऑक्सैलो एसीटेट जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है ये, ठीक है। और ये 4 कार्बन का, इसलिए हम इसे C4 बोल रहे हैं, क्लियर। देन मैलेट में कन्वर्ट होके वो मैलेट को भेज देता है कहाँ पे, क्रेंच एनाटॉमी में। और जैसे ही वो बंडल शीथ क्रेंच एनाटॉमी में पहुँच रहे होते हैं, मैलेट अगेन रिलीज़ कर देता है किसको, CO2 को। और जैसे ही उसने CO2 रिलीज़ करी, उसका काम हो गया, वो अगेन फर्दर चला जाएगा, ठीक है। और CO2 जो है वो केल्विन साइकिल में कहाँ आ जाएगा, केल्विन साइकिल में, ठीक, जहाँ पे अगेन रूबिस्को प्रेजेंट होता है। और फिर जैसा अपना नॉर्मल सेल्स में चल रहा होता है काम, वैसे ही फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पे चलेगा, ठीक है। फिर एडवांटेज क्या है यहाँ पे, अवॉइड्स फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ही होती है बच्चों, जैसे C4 प्लांट्स हैं, स्टोमेटा ओपन होने के लिए भी, जैसे स्टोमेटा CO2 के लिए जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ, कुछ वाटर लॉस भी हो जाता है, या सुनो, जैसे ये ओपन हुआ तो यहाँ पे कुछ वाटर लॉस भी तो हो जाता है। बट इसमें ये चीज़ नहीं होती है, इसमें बार बार खुलने बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार जैसे ही हमने देखा था कि ट्रैप हो गई है यहाँ पे CO2, है ना। और एक्सचेंज वाली तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो भाई कंपाउंड के फॉर्म में आ रही है, कंपाउंड ही यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक होकर CO2 का रिलीज़ कर रहा है ना। तो यहाँ ऐसे बार बार स्टोमेटा क्लोज, बार बार स्टोमेटा ओपन क्लोज, ये वाला इस टाइप का सिस्टम इसमें नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर का लॉस भी यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम होता है, ना के बराबर ही होता है, ठीक है। वेयर एज अगर हम C3 की बात करें तो ये वहाँ पे ज़्यादा होता है, क्लियर। नाउ इसका जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें जनरली कौन सा साइकिल चल रहा होता है, हैच एंड स्लेग पाथवे, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स हो गए हमारे, ये बंडल शीथ सेल्स हो गए, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स जहाँ पे हमने क्रेंच एनाटॉमी देखी थी। मीजोफिल सेल्स आपको ऑलरेडी पता है ना, एटमॉस्फेरिक। देखो मीजोफिल सेल्स में क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक CO2 का फिक्सेशन होना है, राइट। उसने जैसे ही CO2 लिया, CO2 को भी एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। अगेन कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है बच्चों। जैसे ही उसने क्या लिया, अपना ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया या फिक्स कर दिया काय में, ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बन गया, अगेन वो भी 4 कार्बन है, थोड़ा सा उसका बस चेंज हुआ, रीअरेंजमेंट हुआ, है ना। फिर उसको उसने क्या कर दिया भाई, ट्रांसपोर्ट कर दिया कहाँ, बंडल शीथ सेल्स में, बंडल शीथ सेल्स जिनमें क्रेंच एनाटॉमी प्रेजेंट है, ठीक है। इस मैलेट ने अगेन क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, मैलेट से क्या निकल गया भाई, CO2 का रिमूवल हो गया मैलेट से, ठीक है। और जैसे ही CO2 रिमूव हुई, इनको क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था, या सुनो,
है ना। यहाँ पे CO2 का एक्स फिक्स करने के लिए रूबिस्को भाई साहब अगेन प्रेजेंट है। अगेन ये क्या चला देंगे, यहाँ पे केल्विन साइकिल चला देंगे, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रूबिस्को को तो CO2 चाहिए थी, फिक्स कर देगा ये, है ना। और यहाँ पे जो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट, देखो मैलेट काय में कन्वर्ट हुआ है बच्चों, पायरुवेट में, और ये पायरुवेट अगेन ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हमने देखा था क्रेंज एनाटॉमी में कि CO2 पास नहीं हो रही है, बट मॉलिक्यूल्स जो है वो तो ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं ना। अगेन इसने क्या किया, पायरुवेट को कन्वर्ट करके पायरुवेट को क्या कर दिया, बाहर भेज दिया, और ये अगेन 3 कार्बन जनरेट हो गया। अब ये अगेन क्या करेगा, फॉस्फोराइल पायरुवेट। तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है, क्लियर। और यहाँ पे जो CO2 निकली है, इसको तो यही चाहिए थी, ये अंदर आके रूबिस्को को जैसी मिली, इसने इसको फिक्स करके अगेन काय में कन्वर्ट कर देगा ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स में, क्लियर। सो अब अगर हम बात करें तो C3 प्लांट्स में सिर्फ और सिर्फ केल्विन साइकिल चलता है, बट C4 प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे H सेलेक्ट पाथवे और केल्विन साइकिल दोनों ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लियर। एनी डाउट? ये भी कुछ डिफरेंसेस हैं, आप इसके बेसिस पे भी आप समझ सकते हो, ठीक है। ये आपको डायग्राम्स के थ्रू भी प्रॉपर समझ में आएगा। यहाँ पे इनके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। ये अगेन इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स भी आपको लिखने चाहिए तो बेटर होता है ना। एग्जांपल्स भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे MCQs में, क्लियर। किस टेम्परेचर पे काम कर रहे होते हैं, है ना, कैसे अडाप्टिव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा एंजाइम है जो काम कर रहा है CO2 को फिक्स करा रहा है। फिर जो प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो कौन कौन से हैं ना। जैसे C3 प्लांट्स में प्राइमरी स्टेबल प्रोडक्ट अपना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हो जाता है। फिर यहाँ पे C4 की बात करें तो प्राइमरी 4 कार्बन अपना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो जाता है, ऑक्सैलो एसिटेट हो जाता है। कौन कौन से उसमें एनाटॉमी पाई जा रही है, तो इसमें क्रेंज एनाटॉमी इंपॉर्टेंट है C4 प्लांट्स के लिए, ठीक है। क्या सुनो, अच्छा, पैप कार्बोक्सिलेज जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैच करके उसको फिक्स करता है, वो कहाँ पे होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है। फिर रूबिस्को जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ, बंडल शीट सेल्स में इसमें प्रेजेंट होता है। यहीं पे इसको कार्बन को क्या करता है, कार्बन का फिक्सेशन करके उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, क्लियर। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी C3 C4 प्लांट्स की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो या तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है केल्विन साइकिल को एक्सप्लेन करो, है ना, या डायरेक्ट आपसे H सेलेक्ट पाथवे का पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या रह जाते हैं बच्चों, सेल साइकिल, है ना, जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, सेल साइकिल रहता है अपना, डिफरेंशिएशन हो गया, है ना, माइग्रेशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है अपने सेल से रिलेटेड होती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगी। वैसे भी अभी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो वैसे भी आप बोर हो जाओगे, है ना। तो बेटर है कि हम इसके लिए एक अलग से सेशन लेके आएँ, सो दैट मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बेसिस पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच। And if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe. Thank you.